ऐसे ही और भी एपिसोड को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। एपिसोड 81 टोने का असर। युग बड़बड़ाता है, ये लड़की कौन है? कहीं ये यामिनी तो? युग उस लड़की के काले साए को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसे लगता है वो लड़की यामिनी है और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो आवाज लगाता है, यामिनी, यामिनी। घाट सुनसान होने की वजह से युग की आवाज घाट पर गूंजने लग जाती है। युग के सामने जो लड़की का काला साया था, जब उसे युग की आवाज सुनाई देती है तो वो लड़की वहां से भागने लग जाती है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये यामिनी मुझे देखकर भाग क्यों रही है? आखिर बात क्या है? इतना कहकर युग उस लड़की के पीछे भागने लग जाता है। युग उस लड़की के पीछे भाग रहा था और वो लड़की युग के आगे आगे। वो लड़की अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रुकी तो उसकी जान को किसी से खतरा था। युग को तो अभी भी यही लग रहा था कि जिस लड़की का पीछा वो कर रहा था वो यामिनी थी। वो यही सोच रहा था कि यामिनी उसे देखकर भाग क्यों रही थी। युग ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो कैसे भी करके उस लड़की को पकड़ना चाहता था। कुछ ही देर में युग उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। उस लड़की ने अपने चेहरे को काले दुपट्टे से कवर करके रखा हुआ था, इस कारण युग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युग उस लड़की का पहनावा देखकर समझ गया था कि वो लड़की यामिनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि यामिनी के कपड़े पहनने का स्टाइल दूसरा था। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कौन हो तुम और मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? वो लड़की युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो बस हाँफे जा रही थी। उसके कपकपाते हुए हाथ देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। युग फिर उस लड़की पर दबाव बनाते हुए पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो कौन हो तुम? वो लड़की फिर कुछ जवाब नहीं देती है। युग बार बार उस लड़की से यही सवाल पूछ रहा था, पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही। वो मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। युग से रहा नहीं जाता और वो अगली पल उस लड़की का दुपट्टा खींच देता है, जिस कारण उसका चेहरा युग को दिख जाता है। जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अमोदिता खड़ी हुई थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, अमोदिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को, और मुझे देखकर तुम भाग क्यों रही थी? अमोदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। युग को देखकर वो इतना घबरा गई थी कि उसके दिमाग में कुछ बहाना ही नहीं आ रहा था। उसका दिमाग ब्लॉक हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसे युग को सच बताना ही पड़ेगा। युग फिर अमोदिता से पूछता है, अमोदिता मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे सवालों का जवाब दो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो युग जी। युग बीच में ही अमोदिता को टोकते हुए कहता है, वो क्या कर रही हो? बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अमोदिता का दिमाग चल जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहती है, वो युग जी, मैंने यहाँ पर घूमने आई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। युग अमोदिता के जवाब से संतुष्ट होते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम भी ना पूरी यामिनी की तरह ही हो, उसे भी रात में घूमना बहुत पसंद है। अमोदिता हैरानी के साथ बोलती है, कौन यामिनी युग जी? आप किस यामिनी की बात कर रहे हैं? युग बात को पलटते हुए कहता है, कोई नहीं, तुम ये बताओ तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? और मैं आवाज लगा रहा था तो रुकी भी नहीं। अमोदिता अपनी राइट हैंड की 2 उंगली से क्रॉस बनाते हुए कहती है, वो युग जी, मुझे लगा ये यक्षिणी है, इतनी रात को तो वही भटका करती है ना नदी के पास, इसलिए मैं आपको देखकर भागने लगी। अंधेरा था ना, इसलिए मैं देख ही नहीं पाई कि आप हो या फिर यक्षिणी। अमोदिता मन ही मन कहती है, बाल बची, अच्छा हुआ युग जी को दूर से ही देख लिया था मैंने और भागने लगी थी। अमोदिता युग पर शक करते हुए कहती है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं युग जी? युग अमोदिता की टोपी उसी को पहनाते हुए कहता है, वो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहलने आ गया था। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है युग जी, चलिए इसी बहाने हमारी कुछ बातें भी हो जाएंगी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है टोने ने असर करना शुरू कर दिया है, तभी तो युग जी नींद में उठ गए थे और उठते से ही मेरे पीछे दौड़े चले आए। युग अभी भी अपने आसपास ही देख रहा था। वो यही सोच रहा था, यामिनी की आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ पर चली गई? अमोदिता युग को घूरते हुए कहती है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या युग जी? युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अरे नहीं, बस गर्दन अकड़ गई थी तो वही यहाँ वहाँ देखकर सही कर रहा था। अरे तो इतनी सी प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए ना, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक नर्स हूँ? इतना कहकर अमोदिता युग के पीछे जाती है और अपने दोनों हाथों से युग की गर्दन पकड़ लेती है। युग अमोदिता को मना करते रहता है, पर अमोदिता उसकी बात नहीं मानती है और झट से युग की गर्दन को चटका देती है। जैसे ही अमोदिता युग की गर्दन चटकाती है, उसे उसकी गर्दन में एक अलग ही आराम महसूस होता है। युग खुश होते हुए कहता है, अरे वाह अमोदिता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतना कहकर युग अमोदिता के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही युग अमोदिता के हाथों को पकड़ता है, अमोदिता शर्माने लग जाती है। उसे अपने हाथ में गुदगुदी महसूस होने लग जाती है। होती भी कैसे नहीं, आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था। उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था सिर्फ हाथ पकड़ने पर ही। ना जाने युग को क्या हो जाता है।
जैसे ही वो अमोदिता का हाथ छूता है उसे अमोदिता से एक लगाव हो जाता है और वो अमोदिता का हाथ सहलाने लग जाता है। ये सब देखकर अमोदिता शर्माने लग जाती है और झट से अपने हाथ युग के हाथों से छुड़ा लेती है। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, ये सब अभी नहीं युग जी, शादी के बाद। जैसे ही अमोदिता अपना हाथ छुड़ाती है युग अपने होश में आ जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने अमोदिता? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा मैं जाती हूँ युग जी, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। अगर मैं माँ को घर में नहीं दिखी तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। इतना कहकर अमोदिता वहाँ से जाने लग जाती है। युग भी अमोदिता को जाने से नहीं रोकता है। जाते वक्त अमोदिता यही सोच रही थी कि अभी तो बस मैंने टोटका किया है और अभी से इसने असर करना शुरू कर दिया, सुबह तक पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कल युग जी मेरे साथ वो सब न करने लग जाए। यही सोचते हुए अमोदिता शर्माने लग जाती है और अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। युग भी कुछ देर तक रोंका-मुचा घाट पर ही रुका रहता है और यामिनी को ढूंढते रहता है। जब उसे यामिनी नहीं मिलती है तो वो वापस ग्रेवयार्ड कोठी चला जाता है। सुबह हो गई थी और मुर्गे के बाग देने के साथ ही इधर हवेली के अंदर दिलीप ने दर्द के मारे कराहना शुरू कर दिया था। दिलीप के पैर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे रात से इतना दर्द हो रहा था कि वो सारी रात सो नहीं पाया था, पर किसी को रात की बात पता न चले इसलिए उसने अंदर ही अंदर वो दर्द सह लिया था, पर उससे अब वो दर्द सहा नहीं जा रहा था। दिलीप को घेर कर अमोदिता को छोड़कर घर के सभी लोग खड़े हुए थे। दिलीप दर्द के मारे कराहते हुए कहता है, मेरा पैर। जानकी भी दिलीप के पास ही खड़ी हुई थी जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जानकी रोते हुए कहती है, ए जी आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? कब तक ऐसे ही दर्द से तड़पते रहेंगे? दिलीप को डर था कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि उसे ये चोट कैसे लगी, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। डॉक्टर लोग देखते से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि पेशेंट को चोट कैसे लगी होगी। दिलीप कुछ बोलता उससे पहले ही रजनी कहती है, अरे भाभी भैया जी को डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अमोदिता किसी डॉक्टर से कम है क्या? बल्लू काका गए हैं उसे उठा, वो आती होगी। वो क्या है ना, कल मेरे साथ देर रात तक बेचारी घर का काम कर रही थी इसीलिए अभी तक सो रही है, वरना मेरी अमोदिता तो सुबह 5 बजे ही उठ जाती। रजनी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर अमोदिता बल्लू काका के साथ आ जाती है। अमोदिता के हाथ में डॉक्टर की किट रखी हुई थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वही डॉक्टर हो। दिलीप ने अपनी धोती से अपना पैर कवर करके रखा हुआ था जिस कारण उसकी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। अमोदिता झट से कहती है, अरे ये क्या फूफा जी, जरा से अपनी धोती तो ऊपर कीजिए, जब तक आपकी चोट देखूंगी नहीं तो इलाज कैसे करूंगी? दिलीप अपनी धोती ऊपर करने लग जाता है। जब अपनी धोती ऊपर चढ़ाता है तो अमोदिता देखती है कि दिलीप का राइट पैर पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस बाहर निकल रहा हो जिसमें छोटे छोटे रेत के दाने थे। दिलीप का पैर देखकर जानकी भी घबरा जाती है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या जी, आपने तो कहा था कि आप सीढ़ियों से गिर गए थे उससे चोट लगी है, पर चोट को देखकर तो नहीं लगता है कि सीढ़ियों से गिरे थे। दिलीप कुछ जवाब देता उससे पहले ही अमोदिता अपनी नाक पकड़ते हुए कहती है, ई कितनी गंदी स्मेल है, ये तो सड़ने लगा है। मैंने आज तक अपने करियर में ऐसी चोट नहीं देखी। फूफा जी आपको ये चोट लगी कैसे? इस पर तो रेत भी लगी हुई है और किसी के हाथ चपने के निशान भी है। अमोदिता का सवाल सुनकर दिलीप घबरा जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो जानबूझकर दर्द के मारे कराहने लग जाता है ताकि अमोदिता अपने सवाल बदल दे। सुदेश दिलीप का ये इशारा समझ जाता है और अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहता है, अरे तू पंचायत क्यों कर रही है, सीधे चोट का इलाज करना। अमोदिता चुपचाप अपनी नाक और मुंह बंद करके दिलीप के पैर का इलाज करने लग जाती है। अमोदिता दिलीप के पैर को एंटीसेप्टिक से साफ करती है। वो कोई सी मरहम लेकर आई थी, उसे लगाती है और दिलीप के पैर की ड्रेसिंग कर देती है। दिलीप के राइट पैर पर सफेद पट्टी बन चुकी थी। अमोदिता एक सफेद पर्ची पर कुछ लिखते हुए कहती है, मैं कुछ दवाई लिख रही हूँ, बल्लू काका इसे आप भी ले आना, इससे बॉडी में रिएक्शन नहीं फैलेगा, अगर रिएक्शन फैल गया तो टांग काटनी भी पड़ सकती है। अमोदिता की बात सुनकर सुदेश दम रह जाता है और जानकी रोने लग जाती है। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पर वंदना आ जाती है और गाते हुए कहती है, बुरे कर्मों का बुरा फल, अब तू उसकी आग में जल 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 जला जल। वंदना दिलीप के चेहरे के सामने अपना चेहरा ले जाती है। वंदना के बाल इस वक्त पूरे खुले हुए थे। वंदना दिलीप की आंखों में देखते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है, तूने उसे कैद कर दिया तो वो कभी आजाद नहीं हो सकती। वो आजाद होगी, देखना वो आजाद होगी, और जिस दिन वो आजाद होगी तो पहला शिकार तू होगा। तू होगा तू। वंदना की बात सुनकर पहले तो दिलीप भी डर जाता है, पर घर वालों को उसका डर पता न चले इसलिए वो बड़ी हिम्मत करके बोलता है, ये पागल को किसने खुला छोड़ दिया? कितनी बार बोला इसे कमरे के अंदर बंद करके रखो, जब देखो सांड की तरह खुला छोड़ देते हो। अब इसे मेरे सामने से हटाओगे या इसे पागल खाने भेज दो? जानकी झट से वंदना के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, वंदना बेटा चलो यहाँ से, तुम नीचे क्यों आई? मैंने आपसे कहा था ना अपने कमरे में ही रहना। जानकी वंदना को उसके कमरे में ले जाने लगती है। रजनी मन ही मन सोचती है,
ये पागल आखिर क्या बड़बड़ा रही थी? जितना मैं समझ पाई हूँ इसने ठीक बोला है, पर समझ नहीं आ रहा इसे कैसे पता कि सुदेश और दिलीप ने मिलकर यक्षिणी को कैद किया है। कल रात भी ये मेरे बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी। इस पागल को ना बहुत कुछ पता है, पर समझ नहीं आ रहा है इसे पता कैसे चलता है। इसका यक्षिणी के साथ आखिर क्या संबंध है? मुझे इस रात से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग को छोड़कर बाकी सबकी नींद खुल चुकी थी। अभिमन्यु हमेशा की तरह अपनी सिगरेट पी रहा था, तो कछुआ उखड़ा हुआ मुंह लेकर फेसबुक चला रहा था और वर्चस्विनी की प्रोफाइल देखकर बार बार अपनी किस्मत पर रो रहा था। कायर बिंदु को फोन कर रहा था, पर बिंदु उसका फोन नहीं उठा रही थी। वो उससे अभी तक नाराज थी। युग सो ही रहा था कि वो सोते सोते अमोदिता का नाम बड़बड़ाने लग जाता है। अमोदिता, अमोदिता, अमोदिता। जैसे ही युग अमोदिता का नाम बड़बड़ाता है, कायर, कछुआ और अभिमन्यु की नजर सीधे युग पर पड़ती है। कछुआ युग के पास जाते हुए कहता है, ये क्या बड़बड़ा रहा है बे? युग फिर बड़बड़ाता है, अमोदिता, अमोदिता, अमोदिता। कायर हैरानी के साथ कहता है, अबे ये तो अमोदिता का नाम बड़बड़ा रहा है, पर ये अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है? ये तो हमेशा वो क्या नाम बताया था? हाँ, यामिनी, उसका नाम बड़बड़ाता था ना नींद में। युग बार बार अमोदिता का नाम बड़बड़ा रहा था। अभिमन्यु से ये सब देखा नहीं जाता और वो युग को उठाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, ये क्या बोल रहे थे? अभिमन्यु के उठाने पर युग उठ जाता है, पर उठने के बाद वो अमोदिता का नाम बड़बड़ाना नहीं भूलता और कहता है, अमोदिता, अमोदिता कहाँ है मेरी अमोदिता? मुझे अमोदिता के पास जाना है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अमोदिता के पास जाना है, पर क्यों? कछुआ भी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये इसने सुबह सुबह अमोदिता के नाम की क्यों रट लगा कर रखी हुई है? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं उस बार की तरह इसको भी किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी, जैसे कायर को दी थी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं उस बार की तरह इसको भी किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी, जैसे कायर को दी थी? कछुआ अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। युग फिर बड़बड़ाता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, मुझे अमोदिता के पास जाना है। अभिमन्यु युग को हिलाते हुए कहता है, अरे युग, ये क्या बोल रहे है तू होश में तो है ना? जब अभिमन्यु युग को हिलाता है तब युग होश में आता है और ऐसे अनजान बनते हुए कहता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो क्या बड़बड़ा रहा था उसे कुछ याद ही ना हो। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था मैं? कछुआ झट से कहता है, अभी तू अमोदिता अमोदिता बोल रहा था ना, और ये भी तो कह रहा था तुझे अमोदिता के पास जाना है। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ, यही बोल रहा था जो कछुए ने बोला। युग अपने हाथ से अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है, मुझे अमोदिता के पास जाना है। तुम लोग पागल हो रहे हो क्या? भला मैं अमोदिता के पास जाकर क्या करूंगा? तुम तीनों ने कहीं सुबह सुबह ही तो नहीं चढ़ा लिया है? कुछ भी बकबक करते हो। इतना कहकर युग अपने बिस्तर पर से उठता है और सीधे वॉशरूम के अंदर चले जाता है। कछुआ युग को वॉशरूम का गेट लगाते हुए देखते हुए कहता है, इससे हुआ क्या है बे? बड़ी अजीब बातें कर रहा है। अभिमन्यु भी वॉशरूम का गेट देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हो गया इसे। इस तरफ रौंकामुचा गांव में रतनपाली अपनी नौकरानी धनिया से अपनी पीठ की मालिश करवा रहा था। रतनपाली सीने के बल लेटा हुआ था और धनिया उसके बगल में बैठकर उसकी पीठ की मालिश कर रही थी। रतनपाली की लाल आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने सुबह सुबह ही 2-3 पैग लगा लिए थे। रतनपाली लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, अरे धनिया, क्या कर रही है? जरा जोर तो लगा, हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? धनिया रतनपाली की पीठ पर सरसों का तेल मलते हुए कहती है, जान तो इतनी है सरपंच जी कि आपकी जान निकाल दूं। वो तो आपकी उम्र का लिहाज कर रही हो, इसलिए हल्के हाथों से दबा रही हूँ। अगर ज्यादा कसकर दबा दिया तो यहीं आपका दम ना निकल जाएगा। रतनपाली नशे में कहता है, क्या कहा? दम निकल जाएगा? तुझे पता है ना रात को किसका दम निकलता है, मेरा या तेरा? मेरे बस बाल सफेद हुए हैं धनिया, पर मेरा शरीर अभी भी जवान है, जवान। तू कहे तो अभी आजमा के दिखाऊं? इतना कहकर रतनपाली पलट जाता है और धनिया को अपने सीने से सटाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसी वक्त धनिया उससे दूर हटते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं सरपंच जी? हर चीज को करने का एक वक्त होता है, आप तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए। वैसे कोई है जो आपसे भी ज्यादा जवान है गांव में, पूरे बाल सफेद होने के बावजूद? ये बात सुनकर रतनपाली को गुस्सा आ जाता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अभिमान को गहरी चोट पहुंची थी। रतनपाली गुस्से से कहता है, क्या कहा? गांव में मुझसे भी जवान कोई मर्द है? जरा बता दो कौन है वो, मैं भी तो देखूं गांव में मुझे छोड़कर कौन नया मर्द आ गया। धनिया बड़े ही प्यार से कहती है, अरे और कौन, वही अपने सुदेश जी। कितने जवान दिखते हैं वो, क्या नहीं है उनके पास?
अच्छा खासा बदन है, सूरत है और पैसा तो इतना है कि पूछो मत। मेरी तो समझ नहीं आता उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है, कभी खत्म ही नहीं होता। रतनपाली के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि धनिया की बातें सुनकर उसे बहुत जलन हो रही थी। रतनपाली मुंह बनाते हुए कहता है, और कहाँ से आएगा उसके पास पैसा, सारा पैसा उसी खजाने में से तो आता है। इतना कहकर रतनपाली चुप हो जाता है। धनिया को ये बात पता थी कि नशे में इंसान सिर्फ सच बोलता है। उस वक्त उससे जो पूछो वो उस सवाल का जवाब दे देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए धनिया झट से पूछती है, किस खजाने में से सरपंच जी? रतनपाली नशे में कहता है, अरे तुझे नहीं पता क्या, सुदेश के हाथ अघोरी का खजाना लगा था। जिस हवेली में वो रहता है कई सालों पहले वहाँ एक अघोरी रहता था, उसी का खजाना उसे मिला था, तभी तो वो इतना अमीर हुआ है। पर मैं भी कोई कम अमीर नहीं हूँ, मेरे पास भी उस खजाने में का एक टुकड़ा है। धनिया बीच में रतनपाली को टोकते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आपके पास भी उस खजाने में का एक टुकड़ा है? रतनपाली धनिया को अपनी बात पर विश्वास दिलाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, एक बार उस खजाने को ढूंढने के लिए मैं सुदेश की हवेली में गया था और वहीं से मैंने वो चुरा लिया था। धनिया अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, मतलब आपने चोरी करी थी? अरे पागल, चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती, वो भी तो किसी और का खजाना उपयोग कर रहा है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? मुझे पता है उस रात में चोरी छुपे उसकी हवेली में घुसा था और चोरी छुपके उस खजाने में का कुछ हिस्सा अपने साथ ले आया था। और हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। लगती भी कैसे, उसके पास उससे कई ज्यादा खजाना जो रखा हुआ था। धनिया धीरे से रतनपाली से पूछती है, आप जो अपने साथ अघोरी के खजाने का हिस्सा लेकर आए थे, आपने वो कहाँ रखा है? रतनपाली मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मैंने छुपा कर रखा है। ये जवाब सुनकर धनिया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अंदर ही अंदर अपना सारा गुस्सा पी लेती है, क्योंकि उसे इस वक्त कैसे भी करके रतनपाली के मुंह से खजाने का पता उगलवाना था। धनिया बड़े ही प्यार से रतनपाली के सीने पर सरसों का तेल मलते हुए कहती है, वो तो मुझे भी पता है सरपंच जी कि अघोरी के खजाने का हिस्सा आपने छुपा कर रखा है, भला कोई खजाना खुला थोड़ी छोड़ता है। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने वो खजाना कहाँ पर छुपा कर रखा है? आप मुझे बताएंगे ना अपनी प्यारी धनिया को उस खजाने का पता? इतना कहकर धनिया अपने मुलायम हाथों से रतनपाली का सीना मलने लग जाती है, और जैसे ही धनिया के तेल से भरे हाथ रतनपाली के सीने पर फिसलते हैं, रतनपाली की जुबान भी फिसल जाती है। रतनपाली कहता है, वो खजाना मैंने तिजोरी के अंदर छुपा कर रखा है। धनिया और कसकर अपने हाथ रतनपाली के सीने पर मलते हुए कहती है, और वो तिजोरी कहाँ पर है सरपंच जी? बताइए ना मुझे उस तिजोरी का पता, बताइए आपने वो तिजोरी कहाँ पर रखी है? अपनी प्यारी धनिया को बताइए। रतनपाली की जुबान लड़खड़ाती है और वो कहता है, मेरी प्यारी धनिया, वो खजाना और वो तिजोरी इसी घर में, इसी। रतनपाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसकी नजर उसकी बहू सुधा पर पड़ती है, जो ना जाने कब उस कमरे के अंदर आ गई थी और मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। सुधा ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा हुआ था। सुधा के हाथ में पूजा की थाली थी। जैसे ही रतनपाली सुधा को देखता है, वो गुस्से से उबलने लग जाता है। सुधा को देखकर धनिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन कहती है, आ गई मनहूस कहेगी, पति को तो खा गई और अब मेरी किस्मत को भी खाने आ गई। इतना अच्छा ये बुढ़ा तिजोरी का पता बताने वाला था कि ये टपक पड़ी। रतनपाली सुधा पर भिन्नाते हुए कहता है, यहाँ पर क्या खड़ी है तू? तुझे कितनी बार बोला है ऐसे मेरे कमरे के अंदर मत आया कर। सुधा अपनी गलती महसूस करते हुए पछतावे के स्वर में कहती है, माफ कर दीजिए, गलती हो गई ससुर जी। रतनपाली फिर गुस्से से कहता है, ये माफी वाफी छोड़ और ये बता यहाँ पर क्यों आई है? सुधा बड़े नर्म लहजे के साथ कहती है, वो मुझे मंदिर जाना था तो मैं जाऊं? रतनपाली झट से कहता है, मंदिर जाना था या अपने यार से मिलने जाना था? सुधा रतनपाली की बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे रतनपाली ताने देते रहता था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। रतनपाली खुद ही कहता है, चल जा मंदिर, और सुन, हरिया को भी अपने साथ ले जा, तुझ पर नजर रखेगा। अगर कहीं तू किसी के साथ फुर हो गई तो एक तो वैसे ही बदनाम करके रखा है तूने, अब मैं और बदनाम नहीं होना चाहता। अरे हरिया जरा सुन। हरिया भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था, जिसने रतनपाली और सुधा के बीच की सारी बातें सुन ली थी। हरिया कमरे के अंदर आते हुए कहता है, जी मालिक, आपने बुलाया? रतनपाली गंभीर लहजे में कहता है, सुन, इस सुधा को मंदिर ले जा और नजर रखना इस पर, कहीं जाने मत देना, ना ही किसी पराये मर्द से बात करने देना, समझा? हरिया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मालिक, समझ गया। रतनपाली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अब तेरे और धनिया के अलावा मेरा वफादार है ही कौन? मेरे तो अपने ही मुझे खा गए। ये बात सुनकर धनिया और हरिया दोनों ही एक दूसरे को चातुर नजरों से देखने लग जाते हैं। सुधा मंदिर जाने के लिए उस कमरे से बाहर निकलने लग जाती है और हरिया भी उसके पीछे पीछे निकलने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर, कछुआ और अभिमन्यु किचन के अंदर नाश्ता बना रहे थे। कायर ऑमलेट बना रहा था, अभिमन्यु उसकी मदद कर रहा था और कछुआ हमेशा की तरह आराम फरमा रहा था, साथ ही गर्मा गर्म ऑमलेट खा रहा था। कछुआ ऑमलेट खाते हुए कहता है, वाह यार, क्या ऑमलेट बनाया है,
तेरे हाथ में तो जादू है। मैंने कितनी बार बोला तुझे कि ये शायरी छोड़कर शेफ बन जा, पर तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। अगर तूने मेरी बात मान ली तो फिर तेरी और बिंदु की जोड़ी एकदम परफेक्ट जमेगी। तू उसके ढाबे पर खाना बनाते जाना और बिंदु कैश काउंटर संभालती रहेगी। कायर चिढ़ते हुए कहता है, तू चुपचाप ऑमलेट ठूस नहीं कछुए, या कच्चा अंडा ठूसू तेरे मुंह में, तब चुप बैठेगा। मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, समझा? कछुए को पता था कि कायर की बिंदु से अभी तक बात नहीं हुई है, इसलिए वो इतना चिढ़ रहा था। कछुआ पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप ऑमलेट खाने में अपना फोकस रखता है। अभिमन्यु कछुए को टोकते हुए कहता है, अगर तेरा खाकर हो गया हो तो अब युग को भी ऊपर से बुला ले। पता नहीं सुबह से अपने कमरे के अंदर क्या कर रहा है, बाहर ही नहीं निकला अभी तक। कछुआ अपने मुंह में ऑमलेट का आखिरी कौर ठूसते हुए कहता है, हाँ अभी बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वहां से चला जाता है। कायर और अभिमन्यु ऑमलेट बनाते रहते हैं। कुछ देर बाद जब कछुआ वापस आता है तो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कछुआ किचन के अंदर घुसता है और बौखलाहट के साथ कहता है, यार युग अपने कमरे में अंदर नहीं है। कछुए की बात सुनकर कायर और अभिमन्यु दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। कायर घबराहट के साथ कहता है, क्या कहा? युग अपने कमरे के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ पर है? कछुआ झट से जवाब देता है, पता नहीं यार। अभिमन्यु भी घबराते हुए कहता है, तूने कोठी में ढूंढा? हाँ यार सब जगह ढूंढ लिया पर वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गया। कायर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो ऊपर ही था, ऐसे अचानक कहाँ चला गया? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं चला गया हो। अभिमन्यु अब अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हुए कहता है, रुको मैं अभी फोन करके देखता हूँ उसे। रिंग जाने की आवाज सुनाई देती है और दूसरी रिंग में युग फोन उठा लेता है। जैसे ही युग फोन उठाता है अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए पूछता है, हेलो युग, कहाँ पर है तू और ऐसे बिना बताए कहाँ पर चला गया? कोई जवाब नहीं आता पर फोन के अंदर से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जिसे सुनकर समझ आ रहा था कि युग किसी नदी के पास है। अभिमन्यु फिर पूछता है, अरे युग अब बोल भी कहाँ पर है तू? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो इससे कहाँ है? फोन के अंदर से युग की बड़बड़ाते हुए आवाज सुनाई देती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, अमोदिता। फोन के अंदर से सुनाई देती युग की आवाज से ये साफ समझ में आ रहा था कि युग पर अमोदिता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ये तो फिर शुरू हो गया यार, इसने फिर अमोदिता के नाम की माला जपनी शुरू कर दी। कायर अभिमन्यु के हाथ से उसका मोबाइल छीनते हुए कहता है, अरे ये अमोदिता का गुणगान गाना बंद कर और बता कहाँ पर है तू युग? फोन के अंदर से युग की आवाज सुनाई देती है, मैं किश्नोई नदी पार कर रहा हूँ। कायर हैरानी के साथ कहता है, किश्नोई नदी पार कर रहा है पर क्यों? युग की आवाज आती है, मैं अमोदिता के पास जा रहा हूँ, अपनी अमोदिता के पास, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। युग ने इतना कहा ही था कि अभिमन्यु के मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और फोन कट हो जाता है। कछुआ हंसते हुए कहता है, यार ये युग तो अमोदिता के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। इतना तो मैं भी अपने वर्चू के प्यार में पागल नहीं हूँ जितना ये हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या जादू हो गया इस पर अमोदिता का। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, जादू ही लगता है यार कुछ, वरना कल रात तक तो ठीक था, ये सुबह उठते ही पता नहीं क्या हो गया इसे। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार सही कहा, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कब युग तैयार होकर कोठी से बाहर चले गया और हम यहाँ किचन में उसके लिए ऑमलेट बनाते रह गए। चल अब मैं भी जाता हूँ। अभिमन्यु झट से पूछता है, अब तू कहाँ जा रहा है? कायर किचन के बेसिन में अपना हाथ धोते हुए कहता है, बिंदु के पास यार, पता नहीं वो कब तक मुझसे नाराज रहेगी। ना ही फोन उठाती है, ना ही मैसेज के जवाब देती है। उसके बिना किसी चीज में मन ही नहीं लगता, ना ही शायरी लिख पा रहा हूँ ना ही खा पा रहा हूँ। सही कहा है किसी ने, प्यार आपसे आपका सब कुछ छीन लेता है, आपकी नींद, आपका चैन, सुकून, सब कुछ। अभिमन्यु कायर की फीलिंग समझते हुए कहता है, ठीक है जा, पर तू जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। कछुआ झट से कहता है, मैं भी जाता हूँ कायर के साथ। अभिमन्यु कछुए को मना करते हुए कहता है, नहीं तू नहीं जा सकता, मुझे तुझसे कुछ काम है। कछुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, तुझे मुझसे काम है? मुझसे? तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? कायर को भी ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि आज तक कछुआ किसी के कुछ काम नहीं आया था। कायर मन ही मन यही सोच रहा था कि ये अभिमन्यु को कछुए से क्या काम पड़ गया, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर मन ही मन यही सोच रहा था कि अभिमन्यु को कछुए से क्या काम पड़ गया, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अभिमन्यु बात को छुपाते हुए कहता है, मैंने कछुए कहा ना तुझसे काम है तो काम है, अब क्या काम है वो बाद में बताऊंगा। कायर अभिमन्यु को ही देखे जा रहा था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और कायर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे कायर तू यहीं पर खड़ा है, तुझे जाना नहीं है क्या? कायर को जल्द से जल्द बिंदु के पास जाना था, इसलिए वो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चले जाता है।
कायर के जाते ही कछुआ अभिमन्यु से पूछता है, तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया, बताएगा? अभिमन्यु दरवाजे के पास जाता है ये चेक करने की कायर कोठी से चला गया या नहीं। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है इस बात से कि कायर वहां से चले गया, तो वो कछुए से कहता है, रुक अभी बताता हूँ कि तुझसे मुझे क्या काम पड़ गया। इस तरफ युग अमोदिता का नाम बड़बड़ाते रोंग का मुजब घाट तक पहुंच गया था। उसने किश्नोई नदी लगभग पार ही कर ली थी। अमोदिता का काला जादू युग के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरी अमोदिता, मैं आ रहा हूँ। मेरी अमोदिता, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। युग ने किश्नोई नदी लगभग पार कर ही ली थी और वो जैसे ही अपना कदम रोंग का मुजब घाट पर रखता है, उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू, मुझे बचाइए युग बाबू। युग के कानों में जैसे ही ये आवाज गूंजती है, वो अमोदिता को भूल जाता है और अपने होश में आ जाता है। वो भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा था। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ये मैं रोंग का मुजब घाट पर क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा था? क्या कल रात से मैं इसी घाट पर हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? युग का सिर चकराने लग जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। युग कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इससे पहले ही उसे यामिनी के पुकारने की आवाज फिर सुनाई देती है, युग बाबू बचाइए मुझे, अपनी यामिनी को बचाइए युग बाबू। यामिनी के पुकारने की आवाज सुनकर युग अपने आसपास देखने लग जाता है और यामिनी को ढूंढने लग जाता है, पर उसे यामिनी कहीं दिखाई नहीं देती है। युग अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाते हुए कहता है, ये यामिनी की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर वो है कहाँ? कल रात ही मेरे साथ यही हो रहा था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं? पर वहम इतनी देर कैसे हो सकता है, वो भी बार बार? नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जरूर यामिनी यहीं कहीं होगी और वो छुपकर मेरे साथ मजाक कर रही होगी। आखिर उसकी आदत है ना मेरे साथ मजाक करने की। इतना सोचकर युग यामिनी को पुकारने लग जाता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सामने आ जाओ, कहाँ हो तुम? इतना कहकर युग कुछ देर के लिए अपने आसपास देखता है, पर उसे यामिनी दिखाई नहीं देती है। युग उदास हो जाता है। इंसान और चीजें दोनों एक समान होती हैं। दोनों की कद्र हम तब नहीं करते जब वो हमारे पास होती है, बल्कि उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं। आज युग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका दिल यामिनी को पुकारे जा रहा था। वो यामिनी से मिलना चाहता था, पर यामिनी ना जाने कहाँ चली गई थी। युग यामिनी को अपने आसपास ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उसे पहली हिचकी आती है, वो यामिनी को भूल जाता है और अमोदिता को याद करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि वो रोंग का मुजब घाट पर कुछ देर पहले यामिनी को ढूंढ रहा था। युग अमोदिता के प्यार के जादू में कहता है, अरे ये मैं यहाँ पर रुककर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मेरी अमोदिता के पास जाना है, मेरी प्यारी अमोदिता। युग वापस से अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए हवेली की तरफ जाने लग जाता है। इस तरफ हवेली के अंदर अमोदिता आईने के सामने बैठी हुई थी और श्रृंगार कर रही थी। आईने के सामने ही युग की फोटो रखी हुई थी। ये फोटो वैसी ही दिख रही थी जिस पर कल रात अमोदिता ने जादू टोना किया था। अमोदिता के हाथ में 2 बिंदी के पैकेट थे, एक लंबी बिंदी का और एक छोटी बिंदी का पैकेट। अमोदिता दोनों ही पैकेट युग की तस्वीर के सामने करते हुए कहती है, युग जी बताइए ना, मैं इन दोनों में से कौन सी बिंदी लगाऊं? ये लंबी वाली या ये छोटी वाली? अमोदिता तस्वीर से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसके सामने असल में युग ही बैठा हुआ हो, न कि उसकी तस्वीर। एक तरफा प्यार होता ही ऐसा है जो आपको पागल बना देता है। आप हमेशा उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं जो आपके पास कभी था ही नहीं। अमोदिता युग की तस्वीर से कहती है, अच्छा ठीक युग जी, आपको छोटी बिंदी पसंद है ना, तो मैं वही लगाती हूँ। आखिर आपके लिए तो मैं इतना तैयार हो रही हूँ। मेरा मन कहता है आप मुझसे मिलने आज जरूर आएंगे। अमोदिता बिंदी के पैकेट में से छोटी गोल वाली बिंदी निकालती है और अपने माथे पर लगाती है। उसके बाद कंघी से अपने खुले बाल 1-2 बार संवारती है और आईने के सामने खड़ी होकर शर्माते हुए कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ युग जी? लग रही हूँ ना आपकी दुल्हन? रजनी की आवाज सुनाई देती है, दुल्हन नहीं, काली कलूटी बंदरिया की तरह लग रही है तो। जब अमोदिता पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे रजनी खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को ताने मारते हुए कहती है, कौवा कितना भी हंस की तरह चाल चल ले, पर कौवा कौवा ही रहता है, कभी हंस नहीं बन सकता, समझी? समझी तू? अमोदिता नाराज होते हुए कहती है, ये क्या है माँ, तुम जब देखो मेरे रंग को लेकर ताने देती रहती हो। रजनी झट से कहती है, अरे नालायक लड़की, ताने कहाँ दे रही हूँ, मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। अब सच को कोई झुठला सकता है क्या? अमोदिता ने अभी अभी अपने माथे पर जो सफेद बिंदी लगाई थी उसे निकालते हुए कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो इसमें ना सारी गलती तुम्हारी है। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तूने? सारी गलती मेरी है? मेरी क्या गलती है, जरा बताना। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारे पेट में थी तो अगर तुमने भी केसर, बादाम, ब्रोकली और अच्छी चीजें खाई होती तो मैं गोरी पैदा होती। ऐसी नहीं होती। पता नहीं मेरे वक्त पर तुमने क्या खा लिया था, जरूर मिट्टी खाई होगी, तभी मैं काली पैदा हुई। अरे नालायक लड़की, तुझे क्या पता तेरे टाइम पर मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया था? एक से बढ़कर एक चीज खाई थी, काजू, बादाम, केसर तो दिन रात खाती रहती थी, पर पता नहीं कैसे मेरे पेट से डांबर की तरह तू निकल गई।
रजनी अमोदिता को ताने दे ही रही थी कि तभी उसकी नजर आईने के सामने रखी युग की फोटो पर पड़ती है और वो युग की फोटो उठाते हुए कहती है, ये तो वही फोटो है ना जिसके साथ कल रात टोना किया था। मैंने तो तुझे फोटो पोटली के साथ नदी में प्रवाहित करने को बोला था ना, तो तू इसे अपने साथ निकाल के क्यों ले आई? नालायक लड़की, तुझे पता है ना जादू टोने में जरा सी भी चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए, वरना उसका अंजाम क्या होता है। अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे माँ ये वो फोटो नहीं है, मैंने युग जी की 2 फोटो निकलवाई थी, एक जादू टोना करने के लिए और दूसरी। इतना कहकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके अमोदिता को घूरते हुए कहती है, और दूसरी फोटो क्यों निकाली थी? रुक क्यों गई, बता जल्दी। अमोदिता कुछ ज्यादा ही शर्माते हुए और अपनी माँ से नजरें चुराते हुए कहती है, माँ वो मैं ये दूसरी फोटो ना मैं अपने सिरहाने में लेकर सोती हूँ, बड़ी अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है जैसे युग जी मेरे पास ही हो। रजनी चालाक भरी नजरों से कहती है, अरे नालायक लड़की, अब ये फोटो को सिरहाने में रखकर सोना भूल जा। अब तो वो दिन आने वाले हैं जब तू युग के सिरहाने में सोएगी और वो तुझे सोने ही नहीं देगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता खीखी हंसने लग जाती है। रजनी बात को पलटते हुए कहती है, ये सब छोड़ और ये बता टोना करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? सब ठीक ठाक तो हो गया था ना? अमोदिता के मन में आता है कि वो रजनी को काले कुत्ते के बारे में बताए जो उसे जादू टोना करते वक्त हर बार मिलता है, पर पिछली बार की तरह ही रजनी उसको डांटने न लग जाए, इसलिए वो ये बात छुपाते हुए कहती है, नहीं माँ कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ठाक हो गया, आखिर मैं भी एक सौदाई नहीं हूँ, आपकी तरह आपके नए नक्शों पर कुछ मैं गलत कर सकती हूँ क्या? रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश मेरी छोटी सौदाई, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। एक तरफ तेरी शादी की फिक्र करने की भी अब कोई जरूरत नहीं, युग तेरे वश में आ गया, और दूसरी तरफ तेरे पापा और फूफा जी ने मिलकर यक्षिणी को भी कैद कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा ही राज होगा, हम सौदाइयों का। अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, माँ क्या पापा और फूफा जी ने सच में यक्षिणी को कैद कर दिया है? रजनी सोचते हुए कहती है, अरे और नहीं तो क्या, इसमें अब कोई संदेह करने वाली बात थोड़ी रह गई है। तेरे फूफा जी के पैर की चोट और तेरे पापा के चेहरे की रौनक देखकर साफ समझ आ रहा है कि दोनों रात में जिस काम के लिए निकले थे उन्होंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। यक्षिणी कैद हो गई है, अब वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगी। रजनी और अमोदिता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। कोई बार बार डोरबेल बजा रहा था। जानकी की आवाज सुनाई देती है, अरे रजनी जरा देखना कौन आया है, मेरे हाथ में आटा लगा है, मैं रोटियां बना रही हूँ। रजनी जवाब देती है, जी भाभी अभी देखती हूँ। इतना कहने के बाद रजनी बड़बड़ाती है, इस घर में मेरे बिना तो ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ और अब दरवाजा भी खोलो। ऐसा नहीं कि खुद हाथ धोकर दरवाजा खोले, पर नहीं वो तो महारानी है ना और मैं नौकरानी। अमोदिता खड़े होकर रजनी की सारी बातें सुन रही थी। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, अब तू खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर दरवाजा खोल, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या तुझे? अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ अभी जाती हूँ। अमोदिता और रजनी दोनों उस कमरे से बाहर निकलती हैं और नीचे जाने लग जाती हैं। कोई अभी भी बार बार जोर जोर से डोरबेल बजाया जा रहा था। अमोदिता दरवाजे के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, ये कौन आ गया जिसे सब्र हो ही नहीं रहा है एक पल के लिए भी? अभी बताती हूँ इसे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता दरवाजे के पास पहुंच जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, झट से वापस से दरवाजा बंद कर देती है। अमोदिता अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके शर्माने लग जाती है। रजनी वहीं पर खड़ी हुई थी जो ये सब नोटिस कर लेती है। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, तूने वापस से दरवाजा क्यों लगा दिया, कौन आया है? अमोदिता रजनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, माँ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, बाल सही जमे हैं या जमा कर आऊं एक और बार? रजनी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए इतनी तैयार हो रही है, कहीं युग तो नहीं आ गया? रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी समझ जाती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया है, युग के नाम पर ही अमोदिता इतना शर्माती है। अमोदिता वापस से दरवाजा खोलने के लिए आगे मुड़ने लग जाती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी रजनी धीरे से उसे मना करते हुए कहती है, अरे रुक जा, दरवाजा मत खोल अभी। अमोदिता रुक जाती है और हैरानी के साथ कहती है, क्यों, क्या हुआ माँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या, या फिर ये सूट चेंज करके आऊँ? हाँ सूट चेंज करके आती हूँ, आप खोले जब तक दरवाजा, मैं युग जी के सामने ऐसे नहीं जा सकती, आखिर मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे सूट चेंज करने या ना करने से क्या होगा, दिखेगी तो तू काली की काली ही ना, कौन सी सुंदर हो जाएगी सूट चेंज करने से, बढ़िया ही सूट चेंज करने वाली। रजनी का ताना सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। जितनी खुशी उसे युग के आने से हुई थी वो सारी खुशी एक पल में चली जाती है। उसका चेहरा उतर गया था। जानकी के किचन के अंदर से आवाज आती है, अरे रजनी कौन आया है? रजनी झूठ बोलते हुए कहती है, भाभी वो सब्जी वाला आया है, कल उसे बोला था ना कद्दू लेकर आना तो वही लेकर आया था, तो बताने आया है मैं अभी लेकर आती हूँ। अमोदिता को यह सब बहुत अजीब लगता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रजनी ने जानकी से झूठ क्यों बोला था। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर रजनी के दिमाग में क्या चल रहा था, और वो रजनी से पूछ ही लेती है, माँ तुमने बुआ जी से झूठ क्यों बोला कि सब्जी वाला आया है?
उन्हें बताया क्यों नहीं कि युग जी आए हैं? रजनी धीरे से बोलती है, इतने धीरे से कि वो बात सिर्फ अमोदिता और युग खुद सुन पा रही थी। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि तुझे पता है ना तेरे फूफा जी घर पर ही हैं और उन्हें युग से सख्त नफरत है। उन्होंने मना भी तो किया है ना युग को घर में बुलाने के लिए। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि युग तुझसे मिलने आया था तो वो तुझे तो घर से बाहर निकालेंगे ही, साथ ही मुझे भी निकाल देंगे। अमोदिता सारी बातें गौर से सुनते हुए कहती है। और दूसरा कारण, रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, और दूसरा कारण ये है कि मैं नहीं चाहती कि जानकी को ये बात पता चले, वरना वो तुझ पर शक करने लग जाएगी कि तेरा युग के साथ चक्कर चल रहा है। वो नहीं जानती कि जानकी भी ना बहुत चालाक है, बस दिखती सी नहीं। मैं चाहती हूँ एक साथ धमाका हो, युग सीधे शादी करने का प्रस्ताव रखे सबके सामने, इसलिए किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तेरा युग के साथ कुछ चल रहा है, समझी? ये सब तो समझ गई माँ, पर अभी युग जी का क्या करे? वो तो इतने अच्छे से मुझसे मिलने आए हैं और तुम हो कि उन्हें घर के अंदर ही नहीं आने दे रहे। अब हम जाए तो कहाँ जाए? जानकी की आवाज सुनाई देती है, अरे ये तुम दोनों क्या कहाँ जाने की बात कर रहे हो और किसको अंदर नहीं आने दे रहे? जब रजनी और अमोदिता पीछे मुड़ती हैं तो दोनों की जान हलक में आ जाती है। उनके पीछे जानकी खड़ी हुई थी और उन्हें घूरे जा रही थी। रजनी मन ही मन बड़बड़ाती है, आज तो हमारी खैर नहीं, मैं तो गई, बुरे फंसे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। रजनी मनी मन बड़बड़ाती है, आज तो हमारी खैर नहीं, मैं तो गई, पूरे फंसी। अमोदिता मनी मन सोचने लग जाती है, कहीं बुआ जी ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। रजनी और अमोदिता एकटक नजर से जानकी को घूरे जा रही थी। उन दोनों की नजर जानकी से हट ही नहीं रही थी। जानकी उन दोनों को टोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हुई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुम दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो और किसको अंदर नहीं आने दे रहे? रजनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो भाभी सब्जी वाले के पास में अमोदिता को कब से बोल रही हूँ बाहर जाकर सब्जियां ले ले, वरना वो सब्जी वाला अंदर आ जाएगा। बड़ा पागल है वो, पर ये अमोदिता बाहर जा ही नहीं रही, कह रही है मैं भी चलूं। अब मुझे कपड़े धोने भी तो जाना है, अगर जल्दी सुखाए नहीं तो इसके पापा गुस्सा करेंगे। अमोदिता मन ही मन अपनी माँ पर अभिमान करने लग जाती है। सोचती है, वाह माँ क्या बहाना बनाया है, आपका तो जवाब नहीं, कोई झूठ बोलना तो आपसे सीखे। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, अरे अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाएगी कि यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी? जल्दी कर वरना वो सब्जी वाला चले जाएगा। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ माँ जाती हूँ। इतना कहकर अमोदिता जाने लग जाती है। तभी रजनी उसे टोकते हुए कहती है, और सुन, सब्जी वाला जितना पैसे मांगे दे देना, ज्यादा भाव तोल मत करना। अपन अमीर लोग हैं ना, तो छोटे लोगों से मुंह लगना अच्छी बात नहीं है, जितना दाम लगाए दे देना, समझी? अमोदिता अपनी माँ का इशारा समझ जाती है कि वो युग को क्या देने की बात कर रही थी। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, हाँ माँ, जितना बोलेगा सब्जी वाला उतना दे दूंगी। इतना कहकर अमोदिता जितनी फुर्ती के साथ दरवाजा खोलती है उतनी ही फुर्ती के साथ लगा भी देती है, ताकि जानकी दरवाजे पर खड़े युग को ना देख पाए। रजनी जानकी का ध्यान भटकाते हुए कहती है, अरे भाभी आप भी अपने कपड़े दे दीजिए ना, मैं अपने कपड़े धो रही हूँ तो लगे हाथ आपके भी धो देती हूँ। जानकी मना करते हुए कहती है, अरे नहीं रजनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लूंगी अपने कपड़े। रजनी जानबूझकर जानकी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे क्या भाभी, आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे मैं कोई पराई हूँ, चलिए दीजिए अपने कपड़े धोने के लिए। इतना कहकर रजनी जानकी को उसके कमरे की ओर ले जाने लग जाती है। अमोदिता जैसे ही हवेली की दहलीज के बाहर निकलती है, देखती है कि उसके सामने युग खड़ा हुआ था, जो कि बड़ा परेशान लग रहा था। युग अमोदिता पर बिगड़ते हुए कहता है, ये क्या अमोदिता, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में, और मुझे देखकर दरवाजा क्यों लगा लिया था? अमोदिता अनजान बनते हुए कहती है, मैंने कहा आपको देखकर दरवाजा लगा दिया था, मैंने तो अभी दरवाजा खोला है युग जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। युग अमोदिता की बातों में आ जाता है। उसे उसकी बातें सच लगने लग जाती हैं, क्योंकि वो अमोदिता के पूरी तरह वश में था। युग बड़बड़ाता है, अगर तुमने मुझे देखकर दरवाजा नहीं लगाया तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने दरवाजा खोला था? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, अरे छोड़िए ना युग जी, आप भी किन बातों में लगे हुए हैं, ये बताइए कैसे आना हुआ? युग अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। युग के मुंह से ये बात सुनकर अमोदिता खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है, सच युग जी? हाँ अमोदिता, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर युग हवेली के दरवाजे को हाथ लगाने वाला था कि तभी अमोदिता उसे रोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, रुकिए रुकिए युग जी, हम हवेली के अंदर नहीं जा सकते। युग हैरानी के साथ पूछता है, हवेली के अंदर नहीं जा सकते, पर क्यों?
अमोदिता फिर बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, आप तो मुझसे मिलने आए हैं ना, और फिर हवेली के अंदर सभी लोग हैं, तो आप और मैं ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, आप उनसे ही बातें करते रह जाएंगे। युग अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ ये बात भी है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ अमोदिता, सिर्फ तुमसे। फिर तुम ही बताओ हम कहाँ पर चले जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहें। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब युग जी को लेकर कहाँ जाऊँ, हवेली के अंदर तो जा ही नहीं सकती। गांव में लेकर गई और किसी ने देख लिया तो फिर एक नई आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गांव वाले यक्षिणी को लेकर पहले ही युग जी पर चढ़े हुए हैं। अब कहाँ लेकर जाऊं युग जी को, कहाँ लेकर जाऊं। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो युग को लेकर कहाँ जाए, तभी उसकी नजर उसके सामने से गुजरती 3-4 काली भैंसों पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी हवेली के पीछे तबेला भी तो है, वहीं पर युग जी को लेकर जाती हूँ, वहां पर कोई होगा भी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है युग जी को तबेले में लेकर जाने के सिवा। अमोदिता युग से कहती है, चलिए युग जी मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको बताती हूँ हमें कहाँ जाना है। युग अमोदिता के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग के कमरे में अभिमन्यु और कछुआ बातें कर रहे थे। अभिमन्यु ने कछुए को बता दिया था कि उसने उसे क्यों रोका था, क्यों कायर के साथ जाने नहीं दिया था। अभिमन्यु कछुए को सारी बात समझाते हुए कहता है, तू समझ गया है ना हमें क्या करना है। कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, पर ये सब करना जरूरी है क्या। अभिमन्यु झट से कहता है, हाँ यार जरूरी है, पर कुछ गड़बड़ हो गई तो। यार कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मैं हूं ना संभालने के लिए, तू बस जो सामान मैंने बोला है उसका इंतजाम कर दे, समझा। कछुआ अभी भी संकोच में कहता है, वो तो मैं कर दूंगा, पर तू जानता है ना इसका अंजाम क्या होगा, यदि बिंदु की मम्मी को पता चल गया तो। अभिमन्यु कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अरे उन्हें पता नहीं चलने वाला, मैं हूं ना, अब दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चल ठीक है, तू कहता है तो मैं तैयार हूँ, पर ये बता युग को इन सब में शामिल करना है या नहीं। अरे ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, उसे तो शामिल करना ही पड़ेगा ना। अरे वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था, तूने देखा था ना वो कितना बदला है, सुबह से अमोदिता के पास गया है पर अभी तक आया नहीं, पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है उसके साथ। अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, अरे आ जाएगा यार, आखिर हमारी तरह अमोदिता भी तो उसकी बचपन की फ्रेंड है ना, तो हो सकता है उससे भी बचपन की बातें कर रहा हो, यादें ताजा कर रहा हो, तो करने दे, उसका छोड़, जब वो आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, तू जा और जो सामान बोला है वो लेकर आ। कछुआ अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, हाँ जाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वहां से चला जाता है। इस तरफ रोंगकमुचा गांव में अमोदिता युग को सबकी नजरों से चोरी चुपके छुपाते हुए हवेली के पीछे तबेले के पास ले आई थी। तबेले में करीब 15-20 भैंसे और बाकी गाय थी, कुछ चारा खा रही थी तो कुछ रंभा रही थी। तबेले में ढेर सारा गोबर पड़ा हुआ था जिसकी गंध युग को सहन नहीं हो रही थी। अमोदिता मस्त थी क्योंकि गांव में ही रहने के कारण उसे इस गंध की आदत थी, वो गंध भी उसके लिए सुगंधी थी। युग अपने हाथ से अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, ये तो मुझे कहाँ ले आई अमोदिता, मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, तुमसे बातें कैसे करूंगा। अमोदिता अपने आसपास देखते हुए उलझन में पड़े हुए कहती है, अब युग जी मैं क्या करूं, इस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह ही नहीं है जहां हम बात कर सकते हैं। युग कसकर अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, पर अमोदिता मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर बात कर पाएंगे। अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, अब युग को कहाँ पर लेकर जाए। तभी उसकी नजर तबेले के सामने जो झोपड़ी बनी थी उस पर पड़ती है। झोपड़ी 200 स्क्वायर फीट में बनी थी, जो कि मिट्टी की दीवारों से बनी थी और कवेलू की छत उस पर डली हुई थी। अमोदिता उस झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहती है, वहां चलते हैं, वो झोपड़ी भी हमारी ही है। युग और अमोदिता उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो उसके अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर बहुत सारी तनीस और गोबर के कंडे रखे हुए थे। झोपड़ी के अंदर ज्यादा गंध नहीं आ रही थी। युग आराम से सांस ले पा रहा था। जैसे ही अमोदिता देखती है कि युग ने अपना हाथ नाक पर से हटा दिया है, वो झट से झोपड़ी का दरवाजा लगा देती है। दरवाजा लगाकर अमोदिता कमरे के अंदर रखी तनीस के ऊपर बैठ जाती है। युग भी उसी के ऊपर बैठ जाता है। अमोदिता बड़े ही प्यार से बोलती है, अब बताइए युग जी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे। युग अमोदिता की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, बस अमोदिता को देखते रहता है। युग अमोदिता की आंखों में देख रहा था और अमोदिता युग की आंखों में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी को क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझ में। अभी बाहर तो बात करने के लिए मरे जा रहे थे और अब कमरे के अंदर आते ही एकदम चुप हो गए। कहीं ये मौके का फायदा तो नहीं उठाना चाहते। अक्सर लड़के तभी चुप होते हैं जब उन्हें कुछ करना हो। वैसे भी बंद कमरे के अंदर लड़का लड़की बातें करने थोड़ी जाते हैं, वो तो वो सब करने चाहते हैं। यही सब सोचकर अमोदिता मन ही मन शर्माने लग जाती है। युग अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, अमोदिता तुम्हारी आंखें अमोदिता। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। अमोदिता धीरे से कहती है, मेरी आंखें क्या युग जी, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी है अमोदिता, मैं इसमें डूबना चाहता हूँ। अमोदिता फिर शर्माने लग जाती है।
उसे पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में क्या बोला जाता है। वो उतनी खुली लड़की नहीं थी जितनी बाकी होती है। युग फिर अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में डूबना चाहता हूँ अमोदिता। अमोदिता समझ गई थी यदि उसने अब कुछ नहीं बोला तो युग उससे नाराज भी हो सकता है, इसलिए उसके मन में जो आता है वो शर्माते हुए कहती है, डूब जाइए ना युग जी, ये आंखें आपके डूबने के लिए तो बनी है। युग अमोदिता की जुल्फों को हाथ लगाते हुए कहता है, तुम्हारी जुल्फें अमोदिता, तुम्हारी जुल्फें कितनी सुनहरी हैं, मैं तुम्हारी जुल्फों के साए में रहना चाहता हूँ। अमोदिता प्यार से कहती है, तो रह लीजिए ना युग जी, ये जुल्फें आपके रहने के लिए तो बनी है। अगले पल युग अपने हाथ अमोदिता के लबों के ऊपर रख देता है। जैसे ही युग अमोदिता के लबों को छूता है, अमोदिता के तन बदन में एक करंट पैदा होने लग जाता है। युग अपना हाथ अमोदिता के लबों पर फेरते हुए कहता है, तुम्हारे लब अमोदिता, तुम्हारे लब कितने रसीले हैं, मैं इन्हें पीना चाहता हूँ। अमोदिता एक गहरी सांस लेकर कहती है, तो पी लीजिए ना युग जी, ये रसीले होठ आपकी प्यास बुझाने के लिए तो बने हुए हैं। जैसे ही अमोदिता ये बात बोलती है, युग बड़े ही प्यार से अमोदिता को तनीस के ऊपर धक्का दे देता है और वो पीठ के बल तनीस पर लेट जाती है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये टोने का असर तो कुछ ज्यादा ही हो गया है युग जी पर। मैंने कभी नहीं सोचा था युग जी एक ही बार में मेरे इतने करीब आना चाहेंगे। अब मैं क्या करूँ, युग जी तो पूरे मूड में लग रहे हैं। अगर उनका साथ नहीं दिया तो वो नाराज होकर चले जाएंगे और माँ को ये बात पता चली तो वो और सुनाएगी, कहेगी, नालायक लड़की, तुझसे कहा था ना युग जो मांगे उसे दे देना, तो फिर देकर क्यों नहीं आई। अब मैं क्या करूं। ना जाने युग को क्या हो गया था, वो अपने होशो हवास में ही नहीं था। उसे इस बात की बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि वो क्या करने जा रहा है। अमोदिता को अकेले देखकर वो पागल हो गया था। जिस तरह शेर हिरण को अकेले देखकर पागल हो जाता है, उसे खाना चाहता था, ठीक उसी तरह युग की भी यही हालत थी। वो अमोदिता को चखना चाहता था। युग अमोदिता से नजरें मिलाते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। अमोदिता को युग की आंखों में उसके लिए वो आग दिख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। युग ने अपनी शर्ट उतार दी थी, उसके सिक्स पैक्स दिखने लग गए थे। वो सिक्स पैक देखकर अमोदिता की भी काम वासना बढ़ गई थी। अब वो भी अपने आप को युग की बाहों में समाने से रोक नहीं पा रही थी। अमोदिता मनी मन सोचने लग जाती है, ये युग जी तो तैयार हो गए, अब क्या करूं मैं। ये सब शादी से पहले करना ठीक तो नहीं है, पर माँ ने बोला था कि युग जी को इस तरह अपने जाल में फंसाना है कि वो घर वालों के सामने सीधे मेरे साथ शादी का प्रस्ताव रखे। और यदि युग जी ने एक भी बार मेरे साथ वो सब कर लिया तो उन्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर यही सही मौका है, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अमोदिता एक लंबी आह भरती है और लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी कुर्ती उतारने लग जाती है। युग ने अपनी नजरें अमोदिता के वक्ष पर ही जमाई हुई थी। वो अमोदिता को पहली बार वासना की नजरों से देख रहा था। वो भी इस वजह से क्योंकि उस पर टोने का गहरा असर था। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। अमोदिता अपनी कुर्ती उतार ही रही थी और अभी उसकी नाभि दिखनी शुरू हुई थी कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। अमोदिता वापस से अपनी कुर्ती पहनते हुए कहती है, हे भगवान, यहाँ कौन आ गया। इतना कहकर अमोदिता फुर्ती के साथ उठती है और फुर्ती के साथ दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था जिसके अंदर एक दो छोटे छोटे छेद थे, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ देख सकती थी कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। अमोदिता जब उस छेद में से बाहर देखती है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। उसे सांप सूझ जाता है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। एपिसोड 85, चीखती आवाजें। अमोदिता जब दरवाजे के छेद में से बाहर देखती है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। उसे सांप सूंघ जाता है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। दरवाजे के बाहर सुदेश और बल्लू काका खड़े हुए थे। अमोदिता अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, ये पापा और बल्लू काका यहाँ पर क्या करने आ गए। इन्हें भी अभी आना था। अगर इन्होंने मुझे युग जी के साथ ऐसी हालत में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ छुपाऊं युग जी को। यहाँ तो दूसरा दरवाजा भी नहीं है जहाँ से युग जी को भगा दूं। अब क्या करूँ मैं। युग को कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था। वो तो बस अमोदिता के प्यार में खोया हुआ था और उसके साथ वासना में लिप्त होना चाहता था। युग अपनी बेल्ट खोलते हुए कहता है, अरे अमोदिता, तुम खड़ी क्यों हो गई और तुमने कुर्ती क्यों पहन ली। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि सुहागरात की तरह मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं। ये भी ठीक है। जब अमोदिता देखती है कि युग अपनी बेल्ट उतार कर अपनी पैंट उतारने की कोशिश कर रहा है तो वो युग को रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं युग जी, रुक जाइए। यहाँ पर मेरी मरी पड़ी और आप मेरी मारने की सोच रहे हैं। जल्दी पहनिए अपनी बेल्ट और शर्ट भी पहनिए।
युग उदासी के साथ कहता है, पर क्यों अमोदिता, इतना अच्छा तो मूड था और जगह भी ठीक ठाक ही है, मैं मैनेज कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, युग जी प्रॉब्लम अंदर नहीं बाहर खड़ी है। अब कैसे बताऊं मैं आपको, आप तो इस हालत में भी नहीं है कि कुछ समझ पाए। सारी गलती मेरी है, मुझे इस तरह का टोना आप पर करना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था टोने का इतना ज्यादा असर हो जाएगा कि हालत इतनी नाजुक हो जाएंगे। सुदेश और बल्लू काका जोर जोर से दरवाजा खटखटाए जा रहे थे। सुदेश की भारी आवाज सुनाई देती है, कौन है अंदर? अरे कोई कुछ जवाब क्यों नहीं देता, मैं पूछता हूँ कौन है अंदर? सुदेश की आवाज सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमोदिता अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर झोपड़ी की छत पर पड़ती है और वो देखती है कि झोपड़ी की छत कवेलू की बनी हुई थी और वो एक कोने से हल्की सी खुली रह गई थी, जिस कारण सूरज की रोशनी सीधे वहां से झोपड़ी के अंदर आ रही थी। युग आसानी से उससे झोपड़ी के बाहर जा सकता था। अमोदिता छत की तरफ देखते हुए कहती है, अब एक यही रास्ता बचा है। युग जी, आपकी हाइट लंबी है ना, आप आसानी से छत तक पहुंच जाएंगे, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, भाग जाऊं? पर क्यों अमोदिता? और उसका क्या जो अभी हम दोनों मिलकर करने वाले थे? वो सब हम बाद में कर लेंगे युग जी, मैं खुद आपकी कोठी में आऊंगी वो करने, बस आप प्लीज यहाँ से चले जाइए मेरे लिए। युग पूरी तरह अमोदिता के वश में था, इसलिए वो अमोदिता को किसी बात के लिए मना नहीं कर पा रहा था। वो अमोदिता की बात मान जाता है और झट से तनीस के ऊपर चढ़कर छत से बाहर निकल जाता है। जैसे ही युग वहां से जाता है, अमोदिता अपने चेहरे का पसीना पोंछती है और नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोल देती है। जब सुदेश देखता है कि झोपड़ी के अंदर अमोदिता थी तो हैरानी के साथ कहता है, अमोदिता तू यहाँ पर क्या कर रही है? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो पापा, मैं ना यहाँ पर कंडे लेने आई थी। वो माँ दाल बाटी बना रही है ना, और आपको तो पता ही है कंडों पर सेकी हुई दाल बाटी कितनी अच्छी लगती है। सुदेश अमोदिता पर शक करते हुए पूछता है, कंडे लेने आई थी वो तो ठीक है, पर दरवाजा क्यों लगा कर रखा था और इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? अंदर कोई है क्या? अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? भला मेरे सिवा अंदर कौन रहेगा? मैं यहाँ पर अकेली हूँ, कोई नहीं है सच में। सुदेश अमोदिता को घूरते हुए कहता है, तो फिर बोलना दरवाजा खोलने में देर क्यों लगा दी और दरवाजा लगाकर ही क्यों रखा था? इसकी जरूरत ही क्या थी? तू तो कंडे लेने आई थी ना। बल्लू काका चुपचाप खड़े हुए थे और सुदेश और अमोदिता की सारी बातें सुन रहे थे। नौकर होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अमोदिता अनजान बनते हुए कहती है, वो पापा मैं तो कंडे ही लेने आई थी, पर पता नहीं कब दरवाजा लग गया। वो अभी तेज हवा का झोंका आया था ना, उसी वजह से लग गया होगा, और कुंडी भी अपने आप नीचे हो गई होगी। मैं सच कहती हूँ, आपको तो पता ही है मैं झूठ नहीं बोलती। दरवाजा पुराना है इसलिए खोलने में देर हो गई। सुदेश के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर अमोदिता समझ गई थी कि सुदेश उसकी बातों में आने लग गया था। अमोदिता समझ जाती है कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। अमोदिता झोपड़ी में से बाहर आते हुए कहती है, अच्छा पापा अब मैं जाती हूँ, पर आप यहाँ पर क्यों आए? सुदेश जवाब देता है, वो वांगला त्योहार आ रहा है ना, तो उसमें महाभोज भी होने वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए यही देखने आया था कि हमारे पास कितने कंडे हैं, बाहर से भी मंगाने पड़ेंगे या नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ पापा। इतना कहकर अमोदिता ने अभी अपने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी सुदेश अमोदिता को रोकते हुए कहता है, 2 मिनट, तू कंडे लेने आई थी ना? अमोदिता पीछे पलटते हुए हकलाते हुए कहती है, हाँ पापा क्यों, क्या हुआ? सुदेश कहता है, तो अपने साथ कंडे भी लेकर जा, ऐसे ही चली जाएगी क्या? अमोदिता अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहती है, अरे ये तो मैं भूल ही गई थी आपसे बात करने के चक्कर में। अच्छा हुआ आपने याद दिलवा दिया, वरना माँ मुझे नहीं छोड़ती। इतना कहकर अमोदिता जल्दी से झोपड़ी के अंदर घुसती है और 3-4 कंडे लेकर बाहर निकलती है और फटाफट वहाँ से चली जाती है। अमोदिता के जाते ही सुदेश बल्लू काका से कहता है, अरे बल्लू काका आप खड़े क्या हो गए? 2-3 दिन में ही वांगला त्योहार है, बहुत सारी तैयारी करनी है, जल्दी जाइए और गिनकर देखिए कितने कंडे हैं हमारे पास, अगर कम पड़े तो बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। बल्लू काका झोपड़ी के अंदर घुसते हुए कहते हैं, जी मालिक अभी देखता हूँ। इस तरफ युग रौंग का मुचा गाँव में था और अपने कदम किश्नोई नदी की ओर बढ़ाए जा रहा था। युग उदास मुंह बनाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, अमोदिता ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसके पापा ही तो आए थे, उनसे मैं बात कर लेता, कह देता मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अमोदिता ने तो भगा ही दिया मुझे। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही सब बड़बड़ाते हुए युग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर ही लगी झाड़ियों पर पड़ती है, जहाँ पर एक बूढ़ा काली शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था। वो बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करके एक टक नजर से युग को ही देखे जा रहा था। युग ये बात नोटिस कर लेता है। युग को वो बूढ़ा जाना पहचाना लग रहा था। जब युग उस बूढ़े के थोड़ा और करीब पहुंचता है तो उसे याद आता है वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जो उसे पहली बार ट्रेन में मिला था, जिसने उसे यक्षिणी के बारे में बताया था। जब युग उस बूढ़े की आंखों में देखता है तो एक पल के लिए अमोदिता को भूल सा जाता है। उसके दिमाग से अमोदिता का ख्याल निकल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े की आंखों में कोई जादू हो, जिसके अंदर देखकर अमोदिता का वशीकरण थोड़ा कम हो गया। युग उस बूढ़े की तरफ उंगली करते हुए कहता है,
आप तो वही हो ना जो उस रात मुझे ट्रेन के अंदर मिले थे? वो बूढ़ा युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस चुपचाप युग को घूरते रहता है। युग अपना सवाल जारी रखते हुए पूछता है, उस रात आप स्टेशन से उतरते ही अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैंने कितना ढूंढा आपको, आप मिले ही नहीं। आप इसी गांव में रहते हैं क्या? यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? युग लगातार उस बूढ़े से सवाल पूछे जा रहा था, पर वो बूढ़ा युग के किसी सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। युग हंसते हुए कहता है, अरे मैं ही जब से बोले जा रहा हूँ, आपको तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। आप बोलिए ना खुद, यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? बूढ़ा फुसफुसाते हुए कहता है, वो कहाँ पर है? युग को उस बूढ़े की आवाज सुनाई नहीं देती है और वो अपने कान बूढ़े के पास ले जाते हुए कहता है, आपने क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा आप फिर से कहेंगे? वो बूढ़ा भारी आवाज में कहता है, वो कहाँ पर है? इस बार युग को उस बूढ़े की आवाज सुनाई दे जाती है और युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कौन कहाँ पर है? वो बूढ़ा फिर से फुसफुसाते हुए कहता है, यामिनी। इतना कहकर वो बूढ़ा चुप हो जाता है। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा उससे पूछना क्या चाहता था और वो यामिनी को कैसे जानता था। युग के दिमाग में ये सब सवाल चल ही रहे थे और वो उससे ये सब पूछने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा अपने हाथ से युग के पीछे की ओर इशारा करने लग जाता है। युग मन ही मन सोचता है, ये बूढ़ा इशारा करके मुझे क्या दिखाना चाहता है। इतना सोचकर युग पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे पलटता है तो उसे सुनसान सड़क के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे कोई खड़ा नहीं था। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो बूढ़ा जो कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था अचानक से गायब हो गया था। युग बड़बड़ाता है, ये बूढ़ा कहाँ चले गया? अभी तो यहीं पर था, एकदम से ऐसे कैसे गायब हो गया? और ये यामिनी के बारे में क्या बोल रहा था? वो कहाँ है का क्या मतलब था? इस बूढ़े और यामिनी का आपस में क्या लेना देना है? और ये यामिनी है कहाँ पर? दिखी भी नहीं, हमेशा तो नदी के पास ही भटकती रहती थी, पता नहीं कहाँ चली गई है ये। युग ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक से किसी का स्पर्श महसूस करके युग डर जाता है। जब वो डरते हुए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे कछुआ खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथ में बड़ी बड़ी 2 काली पॉलीथीन पकड़ के रखी हुई थी। पॉलीथीन के अंदर क्या था दिखाई नहीं दे रहा था। कछुआ झट से युग से पूछता है, युग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युग बड़बड़ाता है, वो बूढ़ा यार, वो यामिनी के बारे में। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कछुआ उसे बीच में टोकते हुए कहता है, ये क्या बूढ़ा और यामिनी लगा के रखा है? तू तो अमोदिता से मिलने गया था ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? मिल लिया अमोदिता से? जैसे ही कछुआ युग के सामने अमोदिता का नाम लेता है वो वापस से भूल जाता है कि उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। युग फिर से अमोदिता के वश में हो जाता है। युग पागलों की तरह बड़बड़ाता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ पता है हमें तेरी अमोदिता। तू फिर से शुरू हो गया ना, पता नहीं तुझे क्या हुआ है। ये अमोदिता को छोड़ और जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी चल, तैयारी करनी है। युग हैरानी के साथ पूछता है, तैयारी करनी है? पर किस चीज की? अरे तुझे अभिमन्यु का फोन नहीं आया था क्या? उसने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? युग याद करते हुए कहता है, अभिमन्यु का फोन आया तो था जब मैं किश्नोई नदी पार कर ही रहा था, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। बात हो ही रही थी कि बीच में फोन कट हो गया था। अरे ये तो मेरे सामने की बात है, जब उसने तुझे फोन किया था उसने कहा तो था तुझे कि फोन करके सब कुछ बता देगा। शायद काम में बिजी हो गया हो इसलिए फोन करना भूल गया हो। तो मेरे साथ चल, मैं रास्ते में तुझे सब कुछ बताता हूँ कि तैयारी किस चीज की करनी है। युग बिना कोई सवाल किए चुपचाप ग्रेवयार्ड कोठी की ओर जाने लग जाता है। रात के 11 बज रहे थे और किश्नोई नदी जो हमेशा शांत लहरों के साथ बहती रहती है, आज उसका पानी ठहरा हुआ था। उसके आसपास के पेड़ पौधे जो हमेशा खिलखिलाकर लहराते रहते हैं, आज वो पेड़ पौधे भी मुरझाए हुए थे। ऐसा लग रहा था उनसे जुड़ा कोई अंश था जो उनसे अलग कर दिया गया था। उसी वजह से ये सब हो रहा था। बंगला मुड़ा घाट पर ही कायर बैठा हुआ था जो कि उदास लग रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसे आधे से ज्यादा उसने अपने गले से नीचे उतार लिया था। कायर शराब पीते हुए नदी को देखते हुए कहता है, ये सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। हम लड़कों की फीलिंग समझती ही नहीं है। उन्हें तो लगता है कि हमारे पास फीलिंग ही नहीं होती है। उन्हें कौन बताए कि हमारे पास भी दिल होता है जो दुखता है तो उससे भी दर्द होता है, वो भी रोता है। कायर एक गहरी सांस लेता है और अपनी बात आगे जारी रखता है। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा मैं बिंदु की दुकान पर उसने मुझसे बात नहीं करी। बात तो करना छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा भी भला कोई नाराज होता है क्या कि इंसान मनाते मनाते थक जाए पर वो माने ना? सारी गलती ना मेरी ही है। मुझे अपनी लाइफ में बिंदु को अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहिए था। हमें अपनी जिंदगी में किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो उस चीज पर खरे नहीं उतरते तो हमें दर्द होता है। दर्द नहीं, बहुत दर्द हो जाता है। दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो दिल इस तरह से टूटता है कि कभी किसी के साथ जुड़ नहीं पाता। इतना कहकर कायर एक ही घूंट में सारी शराब अपने गले से नीचे उतार लेता है। लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, जिसे टूट कर चाहा था वो तोड़ कर चला गया। जिसे टूट कर चाहा था वो तोड़ कर चला गया। था कोई अपना जो तन्हा छोड़ कर चला गया। जिसे बनाना चाहता था मैं अपनी दुनिया, जिसे बनाना चाहता था मैं अपनी दुनिया, वही मेरी जिंदगी उजाड़ कर चला गया।
इतना कहकर कायर वो शराब की बोतल को दूर फेंक देता है। जैसे ही शराब की बोतल के पानी के अंदर गिरने की आवाज सुनाई देती है, एक औरत की भी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। निकालो मुझे यहाँ से, मेरे पास आओ। कायर हैरानी के साथ कहता है, ये कैसी आवाज थी? फिर आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ, मुझे निकालो यहाँ से। कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो रोंकामुचा घाट से आ रही है। इस वक्त वहाँ पर कौन लड़की है और वो कहाँ से निकालने की बात कर रही है? कहाँ फंस गई वो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो रोंकामुचा घाट से आ रही है। इस वक्त वहाँ पर कौन लड़की है और वो कहाँ से निकालने की बात कर रही है? कहाँ फंस गई वो? लड़की की आवाज फिर से सुनाई देती है, निकालो मुझे यहाँ से, मेरे पास आओ, बचाओ मुझे। कायर को बार बार उस लड़की के पुकारने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लड़की के पुकारने की आवाज सुनकर कायर अपने आप को रोक नहीं पाता है और रोंकामुचा घाट जाने का फैसला कर लेता है। कायर खुद से कहता है, मुझे रोंकामुचा घाट पर जाना ही होगा। एक लड़की मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है। पता नहीं वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। नशे में होने के बावजूद कायर अपने होश नहीं खोया था। उसे पता था कि एक लड़की की आबरू उसकी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। कायर रोंकामुचा घाट जाने के लिए अपना पैर नदी के पानी के अंदर रखने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से काले कपड़े पहनकर 3 आदमी आ जाते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को काले मास्क से कवर किया हुआ था, जिस कारण उनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। देखने से साफ समझ आ रहा था कि वो तीनों आदमी चोर हैं। उन तीनों में से 2 आदमी मिलकर कायर को पकड़ लेते हैं और तीसरा आदमी एक बड़ा सा बोरा कायर के ऊपर डालने लग जाता है। कायर अपने आप को बचाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कायर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तीनों आदमी मिलकर कायर को बोरे के अंदर बंद कर देते हैं। कायर बोरे के अंदर अपने हाथ यहाँ से वहाँ मारते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कायर को बोरी के अंदर हाथ पैर मारते हुए देखकर उन तीनों आदमी में से एक दुबले पतले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो 2-3 लाते बोरी पर मार देता है, जो सीधे कायर को पड़ती है। कायर चुप हो जाता है। वो समझ जाता है अगर उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे और मार पड़ेगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। 2 आदमी मिलकर बोरी को उठाते हैं और कायर को वहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। कायर फिर एक बार चीखता है, कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? वो तीनों आदमी कायर के सवालों का कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस चुपचाप सीधे सीधे चलते रहते हैं। कायर कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो तीनों आदमी कौन थे और उससे क्या चाहते थे, क्यों उसका किडनैप कर रहे थे। इस तरफ रोंकामुचा गांव में अमोदिता अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये बात साफ समझ में आ रही थी कि उसके मन में कोई सी बात थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। नींद ना आने की वजह से अमोदिता बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। अमोदिता खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर आंखें की लगती ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 11:30 बज गए पर नींद का कहीं नामो निशान नहीं है। अब क्या करूं मैं, कैसे सो? इतना कहकर अमोदिता अपना कुशन हटाती है और उसके नीचे से युग की फोटो निकालती है, वही फोटो जो वो सुबह आईने के सामने रखकर देख रही थी। अमोदिता युग की फोटो से बात करते हुए कहती है, अब आप ही बताइए युग जी, मैं क्या करूं? देखिए ना, आपके बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही। लगता है आपके साथ ही सोना पड़ेगा मुझे। कब हमारी शादी होगी और हम कब साथ साथ सोएंगे? इतना कहकर अमोदिता युग को याद करने लग जाती है और उसे सुबह की बात याद आती है कि सुबह युग उसके साथ झोपड़ी के अंदर क्या करने वाला था। ये बात सोचकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता झोपड़ी के अंदर का वाकया याद करते हुए कहती है, इतना अच्छा आज सब कुछ होने वाला था पर पापा ने आकर सारा गेम बिगाड़ दिया। अमोदिता युग की फोटो देख ही रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो खुद से कहती है, ये सब जो मैं कर रही हूँ क्या ये सब करना ठीक है? किसी को जादू टोना करके उसे अपने वश में करना ठीक है क्या? युग जी तो मेरे बचपन के दोस्त थे और उनके साथ ही ये सब करना सही नहीं है। कितना भरोसा करते हैं वो मुझ पर। कभी गलती से उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अमोदिता को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। उसके अंदर की आत्मा गुहार लगाती है, तू गलत कर रही है अमोदिता। ऐसे से तो तू युग से शादी कर लेगी पर युग से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। जिस दिन वशीकरण टूटेगा उस दिन युग भी तुझसे दूर हो जाएगा। किसी को पाना है तो सच्चाई के साथ पाओ, न कि छल के साथ। अमोदिता का मन बार बार ये गुहार लगाए जा रहा था कि उसने युग के साथ जो किया था गलत किया था। अमोदिता के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे युग जी पर किया वशीकरण तोड़ना पड़ेगा। पर मैं ये वशीकरण कैसे तोड़ूं? माँ ने तो मुझे बस वशीकरण करना सिखाया है, ना कि तोड़ना।
अब मैं क्या करूं? अगर माँ से पूछने गई तो वो मुझे वशीकरण तोड़ने की जगह 2-3 खरी खोटी सुना देगी। आखिर उनका दिल मेरी तरह थोड़ी बना है, वो तो पत्थर की है। उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है और किसी से नहीं। सोच अमोदिता, सोच कि वशीकरण कैसे तोड़ना है। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो युग पर किया वशीकरण कैसे तोड़े। तभी उसके दिमाग में तंत्र मंत्र यंत्र की किताब का ख्याल आता है जिसके बारे में रजनी ने उसे बताया था। अमोदिता खुद से कहती है, अरे हाँ, वो जादू टोने वाली किताब, उसके अंदर जरूर लिखा होगा कि वशीकरण तोड़ते कैसे हैं। जितना मुझे याद है, जादू टोना करते वक्त वो किताब तहखाने में ही रह गई थी। मुझे अभी तहखाने में जाना होगा और उस किताब के अंदर से वशीकरण तोड़ने का फॉर्मूला निकालना होगा। इतना कहकर अमोदिता झट से अपने बिस्तर पर से उठती है और चोरी छुप के तहखाने की ओर जाने लग जाती है। इस तरफ बगलामुड़ा गांव में वो तीनों किडनैपर कायर को किडनैप करके उसे कहीं ले जा रहे थे। कायर के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कहां पर ले जा रहे थे। कायर बोरे के अंदर बंद था जिसे 2 किडनैपर्स ने एक साइड से पकड़ा हुआ था और उसे पकड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। तीसरा किडनैपर आराम से चल रहा था। कायर फिर कहता है, देखो, ये तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी मौका है, छोड़ दो मुझे। अभी तक जो कुछ भी हुआ है मैं सब भूल जाऊंगा। तीसरा किडनैपर जो फ्री था कायर को लात मारते हुए कहता है, साले, तुझे भूलने ही तो नहीं देना है कुछ। आज तेरे साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा, समझा तू? कायर फिर कहता है, देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नीचे उतारो मुझे, छोड़ दो मुझे। अगर मेरे दोस्तों को इस बारे में पता चला ना तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते नहीं हो मेरे दोस्त लोग कौन है। तीसरा किडनैपर फिर कायर को लात मारते हुए कहता है, तेरे दोस्त क्या साले अंडरवर्ल्ड से हैं जो हमें उनकी धमकी दे रहा है? साले, तू हमें नहीं जानता, हमारा कनेक्शन है तालिबान वालों से है। तुझे इसी बोरे में भरकर तालिबान पार्सल कर देंगे, फिर रहना वहीं। इतना कहकर वो किडनैपर फिर एक लात कायर को मारने वाला था कि तभी पहला किडनैपर उसे रोकते हुए कहता है, बस कर, हमारी जगह आ गई। इतना कहकर पहला किडनैपर बोरे को नीचे रख देता है। वो तीनों कायर को बोरे में से बाहर निकालते हैं और रस्सी से उसके हाथ बांध देते हैं। उन तीनों ही किडनैपर के हाथों में बंदूकें थी जिस कारण कायर चीखने की सोच भी नहीं सकता था। कायर डरते हुए कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो? देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस दिखता अमीर हूँ पर हूँ बहुत गरीब। मेरे ऊपर तो कई लोगों की उधारी है, मेरी जिंदगी ही उधारी पर कट रही है। तीनों किडनैपर को जवाब नहीं देते हैं। दूसरा किडनैपर तीसरे किडनैपर को इशारा करता है। वो आगे बढ़ता है और कायर के पैंट के अंदर हाथ डालने लग जाता है। कायर घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हाथ डाल रहे हो? देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा लड़का नहीं हूँ मैं। अरे हाथ बाहर निकालो। तीसरा किडनैपर कायर के पैंट की दूसरी जेब में हाथ डालता है और उसके अंदर से कायर का मोबाइल बाहर निकालता है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुमने मेरा मोबाइल क्यों निकाला? तुम लोग मेरे मोबाइल के साथ क्या करने वाले हो? वो तीनों किडनैपर कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। कायर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उन तीनों किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर वो उससे चाहते क्या थे? इस तरफ बिंदु अपने घर के अंदर फर्श पर ही अपनी माँ के बगल में लेटी हुई थी। बिंदु का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, कंजेस्टेड जगह थी क्योंकि उसकी दुकान भी उसके घर से सटकर बनी हुई थी। बिंदु उदासी के साथ अपना मोबाइल चला रही थी। वो खुद से नाराज थी क्योंकि उसने कायर से बात नहीं की थी। कई बार हम वो काम करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि उसमें सामने वाले की भी भलाई छुपी रहती है और जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बिंदु प्यार तो करती थी कायर से, पर उस प्यार को जाहिर कैसे करना था ये उसे नहीं आता था। इस वक्त भी वो मोबाइल के अंदर कायर की अपने साथ वाली फोटो देख रही थी। बिंदु फोन चलाते वक्त बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी जिसमें 12 बजने में 15 मिनट कम थे। बिंदु के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी। बिंदु अपना मोबाइल चला ही रही थी कि तभी उसे कायर का मैसेज आता है। बिंदु खुद से हैरानी के साथ कहती है, अरे कायर का मैसेज, वो भी इतनी रात को। बिंदु कायर का मैसेज ओपन करके पढ़ती है, बिंदु घर के बाहर आओ। बिंदु मन ही मन सोचती है, ये कायर पागल हो गया है क्या? इतनी रात को मुझे घर से बाहर क्यों बुला रहा है? इसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। बिंदु मैसेज टाइप करते हुए कहती है, मैं नहीं आ रही। तुम पागल हो रहे हो क्या? मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज करने के लिए मना किया था ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, समझे तुम? कायर का मैसेज आता है, तुम बाहर आ रही हो या नहीं आ रही हो, बस इतना बताओ। बिंदु मैसेज टाइप करती है, मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही, और अब मैसेज मत करना, समझे तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। कायर का अगले पल मैसेज आता है, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? सोच लो, अगर मैं अंदर आया तो क्या होगा? पहले तो बिंदु ये मैसेज पढ़कर डर जाती है, पर वो कायर को अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, वो बस धमकियां दे रहा था और कुछ नहीं। इसलिए बिंदु मैसेज का कुछ जवाब नहीं देती है। कायर का फिर मैसेज आता है, जल्दी घर से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। बिंदु कुछ जवाब नहीं देती है। 5 मिनट बाद ही बिंदु को कायर का फोन आने लग जाता है। बिंदु झट से फोन कट कर देती है। कायर का दोबारा फोन आने लग जाता है और बिंदु फिर फोन कट कर देती है। कायर बार बार फोन कर रहा था और बिंदु कट कर रही थी। इन सब चीजों से बिंदु परेशान हो जाती है और गुस्से से कहती है, लगता है इस कायर को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही बनने लग गया है। आज इसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसी खबर लूंगी ना कि दोबारा कभी चेहरा तक नहीं दिखाएगा।
इतना कहकर बिंदु धीरे से फर्श पर से उठती है और बिना कोई हलचल किए अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ अमोदिता सबसे चोरी छुपे तहखाने तक पहुंच गई थी। तहखाने के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमोदिता माचिस की मदद से तहखाने में लगी मशाल को जलाने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो मशाल उससे जल नहीं रही थी। अमोदिता फिर से मशाल को जलाते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये मशाल तो जल ही नहीं रही। माँ से तो एक बार में जल जाती है, मुझसे क्यों नहीं जल रही? चलो छोड़ो, मेरे पास मोबाइल है ना, उसी का टॉर्च ऑन कर लेती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, अगर माँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेती है और जादू टोने वाली किताब को ढूंढने लग जाती है। कुछ देर में अमोदिता उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने आखिरी बार उस किताब को देखा था। अमोदिता फर्श पर टॉर्च मारते हुए कहती है, अरे वो किताब कहाँ पर चली गई? यहीं पर तो रखी थी, यहीं पर तो युगजी पर टोना किया था उस दिन माँ के साथ। अमोदिता किताब ढूंढते हुए कहती है, अरे कहाँ गई वो किताब? कहीं माँ अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, माँ उस किताब को अपने साथ लेकर नहीं गई थी, उन्होंने उस किताब को यहीं पर रखा था। मुझे अच्छे से याद है, वो किताब यहीं कहीं होगी। अमोदिता फर्श के आसपास किताब को ढूंढ रही थी, पर उसे वो किताब नहीं मिल रही थी। किताब ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाती है। वो खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में माँ यहाँ पर आ गई हो और वो जादू टोने की किताब लेकर चली गई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ इस तहखाने में तभी आती है जब उन्हें कोई जादू टोना करना होता है, और भला अभी वो किस पर जादू टोना करेगी? यहीं कहीं रखी होगी किताब, बस मुझे दिख नहीं रही। ढूंढ अमोदिता ढूंढ, वो किताब ही है जो युगजी पर किया वशीकरण तोड़ सकती है। इतना कहकर अमोदिता फिर से वो किताब ढूंढने लग जाती है। तहखाने में ही एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जब अमोदिता उस पर टॉर्च मारती है तो देखती है कि उस पर कुछ रखा हुआ था। जब वो उस संदूक के पास जाती है तो देखती है कि उसके ऊपर वही किताब रखी हुई थी जिसे वो ढूंढ रही थी। अमोदिता उस किताब को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, फाइनली मिल गई किताब, अब मैं युगजी पर किया वशीकरण तोड़ दूं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता उस किताब को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, फाइनली मिल गई किताब, अब मैं युगजी पर किया गया वशीकरण तोड़ दूंगी। अमोदिता तंत्र मंत्र यंत्र की किताब को उठाती है और उसके पन्ने पलटने लग जाती है। अमोदिता किताब के पेज को पलटते हुए कहती है, अरे ये तो कितनी मोटी किताब है, अब मैं कैसे ढूंढूं इसमें कि वशीकरण कैसे तोड़ना है? लगता है एक एक पेज पढ़ना होगा तभी वशीकरण तोड़ने का टोना मिलेगा। अमोदिता तुझे युगजी के लिए ये करना ही पड़ेगा, शुरू हो जा अमोदिता। इतना कहकर अमोदिता उस किताब के एक एक पेज को पढ़कर उसके पन्ने पलटने लग जाती है। इस तरफ बिंदु के घर में बिंदु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ठान लिया था कि वो घर से सीधे बाहर निकलेगी और कायर को एक जोर का थप्पड़ लगाएगी। बिंदु घर का दरवाजा खोलते हुए खुद से कहती है, इस कायर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर के सामने आकर मुझे ही बुला रहा है और वो भी इतनी रात को, आज तो इसकी खैर नहीं। इतना कहकर बिंदु दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे सांप सूंघ जाता है। उसके सामने दो नकाबपोश आदमी खड़े हुए थे जो उस पर बंदूक ताने हुए थे। बिंदु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिंदु कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन दोनों में से एक आदमी बिंदु के ऊपर बोरी डाल देता है और वो दोनों मिलकर बिंदु को बोरी के अंदर ही बंद कर देते हैं। बिंदु चीखती है, कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? उन दोनों में से एक आदमी कहता है, अपना मुंह बंद रख वरना यहीं पर तेरा गेम बचा देंगे। बिंदु समझ जाती है कि चुप रहने में ही उसकी भलाई थी, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। पहला आदमी बोरी को उठाते हुए कहता है, ये तो बहुत भारी है यार। दूसरा आदमी कहता है, हाँ यार, लगा नहीं था ये इतनी भारी होगी, ये तो कायर से भी भारी है। बिंदु जैसे ही उन दोनों आदमियों की बातें सुनती है घबराते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? कायर? तुम लोगों ने कायर के साथ क्या किया है? कहाँ पर है वो ठीक तो है, बोलो कुछ, और तुम लोग मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? पहला आदमी कहता है, तुझे बोला ना अपना मुंह बंद रख, कुछ ही देर में तुझे पता चल जाएगा कि तुझे कहाँ पर और क्यों ले जाया जा रहा है। अगर अब एक लफ्ज भी तेरे मुंह से निकला ना तो तुझे यहीं पर ठोक देंगे, समझी तू? बिंदु चुप हो जाती है। वो दोनों आदमी बोरे को एक साइड से पकड़कर ले जाने लग जाते हैं। इस तरफ तहखाने के अंदर अमोदिता किताब के पेज पलटते जा रही थी और वशीकरण तोड़ने का टोना ढूंढ रही थी। उसने आधी से ज्यादा किताब के पेजेस की हेडलाइन पढ़ ली थी, पर उसे वशीकरण तोड़ने का फॉर्मूला कहीं नहीं मिला था। अमोदिता किताब के पेज पलटते हुए कहती है, वशीकरण कैसे तोड़ते हैं ये तो अभी तक पता ही नहीं चला। पता नहीं इस किताब के अंदर वो लिखा भी है या नहीं। सही कहा है किसी ने, किसी का बुरा करना आसान है पर अच्छा करना कहीं ज्यादा कठिन। अमोदिता किताब के पेज पलट ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर अमोदिता किताब के पेज पलटने बंद कर देती है।
अमोदिता कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लगता है कोई आ रहा है, पर तहखाने में कौन आएगा? तहखाने का रास्ता तो सिर्फ मुझे और माँ को पता है, कहीं माँ तो नहीं आ रही? अमोदिता डरने लग जाती है और जल्दी से छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाती है। जल्दी जल्दी में उसे कोई जगह नहीं मिलती है तो वो संदूक के पीछे ही छुप जाती है और उस किताब को संदूक के ऊपर ही रख देती है। कदमों की आहट तेज हो जाती है। संदूक के पीछे से अमोदिता देखती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। तहखाने के अंदर रजनी ही आई थी। तहखाने के अंदर घुसने से पहले रजनी मशाल को जला देती है। हैरानी तो इस बात की थी कि अमोदिता ने भी मशाल जलाने की बहुत कोशिश की थी पर उससे नहीं चली थी, पर रजनी से एक बार में ही वो मशाल जल गई थी। अमोदिता डरते हुए बड़बड़ाती है, आज तो मैं गई, बस माँ मुझे देखे ना वरना मुझे यहीं पर गाड़ देंगी। रजनी तहखाने के अंदर आती है और अपने कदम संदूक के पास बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये क्या, माँ तो मेरे पास ही आ रही है, लगता है किताब लेने ही आई है। अच्छा हुआ मैंने किताब पहले ही संदूक के ऊपर रख दी थी। रजनी संदूक के पास आकर खड़े हो जाती है। जल्दी जल्दी में अमोदिता से एक गलती हो गई थी। उसने किताब तो संदूक के ऊपर रख दी थी पर उसे बंद करना भूल गई थी। रजनी किताब को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये क्या, ये किताब खुली हुई कैसे हो सकती है? मैं तो इसे बंद करके गई थी, कहीं मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर कोई आया तो नहीं था? इतना कहकर रजनी अपने आसपास देखने लग जाती है, पर जब उसे तहखाने में कोई नहीं दिखता है तो वो खुद से कहती है, शायद तेज हवा का झोंका आया हो जिसकी वजह से ये किताब के पेज खुल गए हो। मैं भी ना बहुत शक करने लगी हूँ आजकल। इतना कहकर रजनी उस किताब को उठाती है और वहां से जाने लग जाती है। अभी उसने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी वो रुक जाती है। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये क्या, ये माँ रुक क्यों गई? इतना अच्छा वापस जा रही थी, पता नहीं इन्हें क्या हुआ जो ये रुक गई। रजनी पीछे पलटते हुए कहती है, अमोदिता तू यहीं पर है ना? अपनी माँ का सवाल सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ को कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ? रजनी संदूक को घूरते हुए कहती है, अमोदिता मैं संदूक के पीछे आऊं या तू संदूक के पीछे से बाहर निकलेगी? अमोदिता धीरे धीरे संदूक के पीछे से बाहर निकलने लग जाती है। अमोदिता इस वक्त ये नहीं सोच रही थी कि उसकी माँ उसका हर्ष क्या करेगी, वो तो ये सोच रही थी कि रजनी को कैसे पता चला कि वो संदूक के पीछे है। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था मेरी इजाजत के बिना इस तहखाने में कदम मत रखना। फिर क्यों आई तू यहाँ पर? बता जल्दी वरना अभी तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब माँ को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पर युग जी का किया वशीकरण तोड़ने के लिए आई हूँ। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, तू पागल हो रही क्या? इतनी मुश्किलों के बाद तो युग हमारे वश में आया है और तू क्यों उस पर किया वशीकरण तोड़ने चली थी? अमोदिता अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, और नहीं तो क्या करूँ माँ, तुम ही बताओ। तुमको भी पता है कोई भी जादू टोना हमेशा के लिए तो होता नहीं है, एक ना एक दिन तो वो खत्म हो जाता है या फिर उसे तोड़ दिया जाता है। जिस दिन युग जी का वशीकरण टूटेगा तब वो मुझे छोड़ देंगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन पर किया वशीकरण तोड़कर मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊं। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, क्या कहा प्यार के जाल में? तूने अपनी सूरत देखी है ना आईने में? तुझे लगता है तेरी इस काली कलूटी सूरत से कोई भी प्यार करेगा? ये ताना सुनकर अमोदिता के मन में आग लग जाती है पर वो कहती कुछ नहीं है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अमोदिता इस दुनिया में लोग उसी से प्यार करते हैं जो खूबसूरत है, समझी? और हमारे भारत में सिर्फ वही चीज खूबसूरत है जिसका रंग साफ हो, समझी? बस कहने की बातें हैं, प्यार में खूबसूरती नहीं देखी जाती, पर सच तो ये है कि इंसान की सबसे पहले खूबसूरती देखी जाती है फिर उसका स्वभाव। ये इंडिया है इंडिया और यहाँ पर रंग मैटर करता है, समझी? रजनी अमोदिता को प्यार से समझाते हुए कहती है, देख अमोदिता, इस दुनिया में कुछ सही गलत नहीं है, समझी? अगर हमें किसी को पाना है तो उसे पाने की जिद होनी चाहिए हमारे अंदर, फिर हम उसे चाहे कैसे भी रास्ते से अपनाए, सही हो या गलत। कहते हैं ना, यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये भी कुछ ऐसा ही है। यदि कोई प्यार के जाल में ना फंसे तो उसे जादू टोना करके अपने प्यार के जाल में फंसाया जा सकता है, समझी? धीरे धीरे अमोदिता रजनी की बातों में वापस से आने लग गई थी। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पर माँ जब वो जादू टूटेगा तब? अमोदिता अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वशीकरण इतनी आसानी से टूट जाएगा? अरे पागल, अगर एक बार तेरी युग से शादी हो गई ना तो वशीकरण कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि जब तू उसकी पत्नी बन जाएगी तो तू उसके साथ रहकर ही कई सारे जादू टोने कर सकती है, एक साथ कई सारे, समझी? हाँ माँ समझ गई, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई थी, मैं भटक गई थी। कोई बात नहीं, तू अभी नादान है, पर आज के बाद इस तहखाने में दिखना मत, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? देख अमोदिता, मुझे पता है कि तू मासूम है, पर तुझे ये नहीं पता ये दुनिया बड़ी जालिम है और जालिमों के लिए जालिम बनना पड़ता है। हमारी तभी तरक्की होगी जब सबसे पहले हम अपने बारे में सोचेंगे, ना कि दूसरों के बारे में। अब चल यहाँ से, अगर घर में कोई जग गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ चलो। इतना कहकर अमोदिता ने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ तुमको कैसे पता चला कि मैं इस तहखाने के अंदर और संदूक के पीछे छुपी हुई थी? रजनी बात को घुमाते हुए कहती है,
ये एक राज की बात है जो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, समझी? अमोदिता का मन तो उसी वक्त ये राज जानने का कर रहा था, पर अभी अभी उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए बिना अपने सवाल का जवाब जाने ही वो अपनी माँ के साथ तहखाने से बाहर निकलने लग जाती है। इस तरफ 2 किडनैपर बिंदु को बोरी में बंद करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां खत्म होने के बाद वो दोनों एक कमरे के सामने आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर तीसरा किडनैपर पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। तीसरा किडनैपर कहता है, बड़ी देर कर दी आने में। पहला किडनैपर कहता है, हाँ यार बड़ी भारी है, क्या बताऊं, उठाते उठाते कमर दुखने लग गई। दूसरा किडनैपर कहता है, उसे कहाँ पर रखा है? तीसरा किडनैपर जवाब देता है, उसे बोरी में भरकर कमरे के अंदर बंद करके रखा है। दूसरा किडनैपर कहता है, बढ़िया है, एक काम करते हैं, इसे भी अंदर ही फेंक देते हैं, दोनों सड़ते रहेंगे साले अंदर। तीसरा किडनैपर कहता है, हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है, जब तक हम बाकी के काम भी निपटा लेंगे। इतना कहकर तीसरा किडनैपर और पहला किडनैपर बोरे को पकड़ते हैं। पहला किडनैपर दरवाजा खोलता है और वो तीनों बोरे को कमरे के अंदर रखकर झट से दरवाजा लगा देते हैं। कमरे के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिंदु रोने लग जाती है। बिंदु रोते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन है ये लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? माँ पता नहीं कैसी होगी, वो मेरी चिंता कर रही होगी। इतना कहकर बिंदु और जोर जोर से रोने लग जाती है। बिंदु सिसकियां भरते हुए कहती है, पता नहीं इन लोगों ने कायर के साथ क्या किया, वो बेचारा ठीक भी होगा या नहीं, पता नहीं वो किस हालत में होगा। बिंदु रोते ही जाती है। बिंदु रो रही थी कि तभी कायर की आवाज सुनाई देती है, बिंदु क्या ये तुम हो? कायर की आवाज सुनकर बिंदु रोना बंद कर देती है और झट से कहती है, कायर तुम कायर ही हो ना? कायर को भी बोरे में भरकर उसी कमरे में बंद किया गया था। कायर कहता है, बिंदु तुम ठीक तो हो ना, इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? कायर मैं ठीक हूँ, पर ये लोग हैं कौन? पता नहीं बिंदु कौन है ये लोग और हमसे क्या चाहते हैं, मुझे तो लगता है कि हम दोनों बुरे फंस गए हैं। अचानक से कमरे में खामोशी छा जाती है। बिंदु कहती है, मुझे माफ कर दो कायर, सारी गलती मेरी ही है, ना ही मैं तुमसे नाराज होती और ना ही ये सब होता, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बिंदु, सारा दोष मेरा ही है, मैं ही हमेशा तुम्हें किसी न किसी मुसीबत में डालते रहता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर मैंने ही कुछ किया होगा जिसके कारण ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इतनी उधारी कर ली है ना मैंने कि इतने दुश्मन बन गए हैं कि क्या बताऊं। तुम सही कहती हो बिंदु की ये शायरी लिखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आज बच गया तो भगवान कसम ये शायरी लिखना छोड़ दूंगा और कोई अच्छा सा काम करने लग जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो कायर, तुम कभी शायरी लिखना मत छोड़ना। पर बिंदु तुम ही तो कहती हो ना ये शायरी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। कायर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि तुम शायरी लिखने के साथ साथ कुछ दूसरा भी काम करो जिससे जिंदगी का गुजारा हो सकता है। अगर तुमने शायरी लिखनी छोड़ दी तो हम मिलेंगे कैसे, अगर तुम मेरी दुकान पर ही नहीं आओगे तो? इतना कहकर बिंदु चुप हो जाती है। मतलब तुम्हें तुम्हारी दुकान पर आना पसंद है? बिंदु कुछ जवाब नहीं देती। कायर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो बिंदु। बिंदु कहती है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है क्या? लगता है तुम अभी तक समझी ही नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। कायर जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, क्या है बिंदु? बिंदु कुछ जवाब देती उससे पहले 3-4 कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है जो उनकी तरफ ही आ रही थी। बिंदु घबराते हुए कहती है, कोई हमारी तरफ आ रहा है कायर, हमें कुछ करना होगा वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखा था इनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। तुम फिक्र मत करो बिंदु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कायर को जब पहली बार बोरी से बाहर निकाला गया था तब उसने चुपके से एक नुकीला पत्थर उठा लिया था जिसकी मदद से आधे घंटे से वो बोरी को फाड़ने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो लगभग कामयाब होने वाला था। कायर अपनी पूरी जान लगा देता है और आखिरकार उस बोरी को फाड़ देता है। जब वो बोरी से बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस कमरे के अंदर उसे रखा गया था उसमें अंधेरा पसरा हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कायर बिंदु को आवाज लगाता है, तुम कहाँ पर हो बिंदु? बिंदु की आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ कायर। बिंदु की आवाज का पीछा करते हुए कायर बिंदु के बोरे के पास पहुंच जाता है और जल्दी से बिंदु का बोरा खोल देता है। जैसे ही बिंदु बोरे से बाहर निकलती है कोई कमरे की लाइट चालू कर देता है। डर के मारे बिंदु कायर के सीने से लिपट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कायर भी बिंदु को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन दोनों को लगता है कि अब वो दोनों नहीं बचने वाले, उनकी मौत करीब है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डर के मारे बिंदु कायर के सीने से लिपट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कायर भी बिंदु को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन दोनों को लगता है कि अब वो दोनों नहीं बचने वाले, उनकी मौत करीब है। पर जब कुछ देर तक कुछ नहीं होता तो वो दोनों धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेते हैं। जैसे ही वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जिस कमरे के अंदर वो दोनों खड़े हुए थे उसे रेड और व्हाइट बलून से सजाया गया था।
दीवार पर लाइटिंग की गई थी जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू यू कायर। जैसे ही कायर पढ़ता है, कछुआ, युग और अभिमन्यु की एक साथ आवाज सुनाई देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर कायर। जब कायर और बिंदु की नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि दरवाजे पर कछुआ, युग और अभिमन्यु खड़े हुए थे। युग ने अपने हाथ में केक पकड़ा हुआ था। उन तीनों ने वही काले कपड़े पहने हुए थे जो कि किडनैपर्स ने पहने थे। कायर और बिंदु उन दोनों के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि यही वो किडनैपर थे जिन्होंने उनका किडनैप किया था। कायर हैरानी के साथ कहता है, सालों तो वो तीनों तुम थे। कछुआ हंसते हुए कहता है, तो तुझे क्या लगा सही में तालिबान के गुंडे आ गए? कायर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे बोरी के अंदर डालकर लाते किसने मारी थी? साला अभी तक दर्द कर रहा है। युग और अभिमन्यु झट से कछुए की तरफ उंगली दिखाने लग जाते हैं। कछुआ हंसते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, थोड़ा तो रियल दिखना चाहिए ना। अगर तुझे मारता नहीं तो तुझे विश्वास थोड़ी होता कि हम असली के किडनैपर हैं, इसलिए मारना पड़ा। वैसे बड़ा मजा आ रहा था तुझे मारने में, सारी भड़ास निकाल ली जितनी भी थी। कायर मुंह फुलाते हुए कहता है, कछुए तेरी तो। कायर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बिंदु, युग, अभिमन्यु कछुए पर भिन्नाते हुए कहती है, तुम लोग पागल हो गए क्या? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? अगर मेरी माँ की नींद खुल गई और उन्हें पता चला कि मैं घर से बाहर हूँ तो वो मेरा घूमना फिरना सब बंद करवा देगी। जितनी आजादी मुझे मिली है ना, सब मुझसे छीन लेगी। कछुआ धीरे से कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो बिंदु, आंटी जी की नींद आज नहीं खुलने वाली। बिंदु कछुए पर शक करते हुए कहती है, नींद नहीं खुलने वाली से तुम्हारा क्या मतलब है? कछुआ बात को पलटते हुए कहता है, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, अहमद ने आंटी जी को जो रसगुल्ले का पैकेट लाकर दिया था वो उन्होंने खाना खाने के बाद खा लिया था ना? बिंदु के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वो कछुए से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि माँ ने खाना खाने के बाद रसगुल्ला खाया था और वो अहमद ने लाकर दिया था? युग बीच में ही बोल पड़ता है, क्योंकि वो रसगुल्ले का डिब्बा हमने ही अहमद को आंटी जी को खाना खाने के बाद लाकर देने के लिए कहा था और हमें अच्छे से पता था तुम्हें मीठा पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसमें नींद की दवाई मिला दी थी। आंटी जी तो अभी मस्त खर्राटे लेकर सो रही होगी और तो और उनकी नींद अब दिन में ही खुलेगी। बिंदु युग को गुस्से से घूरने लग जाती है और नाराज होते हुए कहती है, तो इस सब में तुम भी शामिल हो युग? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये लोग तो नासमझ है पर तुम तो समझदार हो ना। युग ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तो मुझे ऐसे मत देखो बिंदु, जो बोलना है ये अभिमन्यु को बोलो। ये सारा प्लान उसी ने बनाया था। कहा था इस बार कायर का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। कायर नाराज होते हुए कहता है, यार तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कितने डर गए थे, अगर तुम्हारी इस मजाक के चलते हमें कुछ हो जाता तो? अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, यार अब तू नाराज मत हो, ये सब हमने तेरे लिए तो किया है, तू ही बता हम क्या करते। हमारी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें और तुझे क्या गिफ्ट दे। गिफ्ट तो देना ही था, तो सोचा क्यों ना तुझे वो चीज दे जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है और हमें पता है तू सबसे ज्यादा बिंदु से प्यार करता है, इसलिए सीधे से उठा लिया तुझे और तेरे पास ले आए। एक तो तेरे लिए हमने इतनी प्लानिंग करी और एक तू है कि हमें शुक्रिया करने की जगह हम पर ही गुस्सा कर रहा है। कायर और बिंदु कुछ कहते उससे पहले ही कछुआ केक को देखते हुए कहता है, अब बंद करो यार ये बातें और जल्दी से केक काटो, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। युग केक को टेबल पर रखता है और मोमबत्तियां जला देता है। कायर केक काटता है और सबसे पहले बिंदु को खिलाता है। बाकी सब भी केक कायर को खिलाते हैं और खुद खाते हैं। अभी सब लोग कायर का बर्थडे सेलिब्रेशन करके बैठे ही थे कि तभी बिंदु पूछती है, तुम लोगों को कुछ पता चला? युग झट से पूछता है, क्या पता चला? तुम किस बारे में बात कर रहे हो बिंदु? बिंदु जवाब देती है, अरे वही यक्षिणी के अभिशाप के बारे में, तुम उसके बारे में पता कर रहे थे ना, तो कुछ पता चला? युग जवाब देता है, नहीं यार हमारी कहानी भक्षानर पर आकर रुक गई। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तुमने भक्षानर? अभी भक्षानर कौन है? अभिमन्यु जवाब देता है, भक्षानर वही है जिसने साधना करके यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था और जितना मुझे लगता है उसी की वजह से यक्षिणी को अभिशाप मिला था। बिंदु अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए ही कहती है, ये सब तो समझ आ रहा है पर ये भक्षानर था कौन, करता क्या था ये, और इसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर क्यों बुलाया था? यक्षिणी को बुलाने के पीछे इसका मकसद क्या था? युग जवाब देता है, अब वही तो पता करना है और उसका पता लगाने के लिए हमें सौदाइनों को ढूंढना है। युग जैसे ही सौदाइन का नाम लेता है कछुए के हाव भाव थोड़े बदलने लग जाते हैं और वो अपनी नजरें चुराने लग जाता है। बिंदु एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या कहा सौदाइन ने? इनके बारे में तो मैंने भी सुना है कि अपने गांव में पहले बहुत सौदाइनें रहा करती थी और अब भी रहती हैं कुछ। कछुआ बिंदु को टोकते हुए कहता है, ये सब बकवास बातें हैं और कुछ नहीं, ये सौदाइनें वौदाइनें कुछ नहीं होती, बस मनगढ़ंत बातें हैं। बिंदु झट से पलटवार करती है, तू कैसे कह सकता है कि ये सब बकवास है? जब यक्षिणी हो सकती है, भक्षानर हो सकता है, तो सौदाइनें क्यों नहीं हो सकती? सौदाइनें भी होती हैं, समझा तू? कायर भी बिंदु का साथ देते हुए कहता है, हाँ कछुए बिंदु ठीक कह रही है, सौदाइनें भी होती है, समझा तू? तूने देखा नहीं है क्या चौराहे पर ये जो कद्दू नींबू दीपक जले हुए थे, ये सब सौदाइनें ही किया करती हैं, ऐसा सुना है मैंने। कछुआ पहली बार चिढ़ते हुए कहता है, तू तो चुप ही कर कायर, तू तो हमेशा ये बिंदु का ही साइड लेगा, भले ही वो दिन को रात और रात को दिन ही क्यों ना कहे। तुम लोग भी कहाँ इस युग की बात में आ रहे हो? उसे वो क्या
नाम था उसका, हाँ याद आया। यामिनी ने बोल दिया कि सौदाइनों को सब पता है, उससे पूछ लो भक्षानेर के बारे में, और तुम लोग उसकी बातों में आ गए। अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था कि कछुआ सौदाइन का नाम लेकर इतना चिढ़ क्यों जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जरूर ये सौदाइन के बारे में कुछ जानता है, बस हमें बता नहीं रहा। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर यामिनी इतना ही सब कुछ जानती है तो उससे ही पूछ लेता कि सौदाइन कहाँ मिलेगी, या फिर ये भक्षानेर कौन है, तूने उससे क्यों नहीं पूछा कुछ। युग चुप रहता है क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। कछुआ इतने में चुप नहीं होता, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया हो। वो पूरा गुस्सा बाहर निकालते हुए कहता है, एक और बात, आज तक तूने हमें यामिनी से मिलाया क्यों नहीं? नंबर है उसका तेरे पास? अगर है तो फोन कर उसे और बुला उसे अभी यहाँ पर, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। युग बड़बड़ाता है, नंबर तो नहीं उसका, पर वो मछली बेचती है, बंगला मुड़ा या रौंका मुझा घाट पर मिल जाएगी। कछुआ झट से कहता है, तो जब हम मीटिंग में गए थे तब क्यों नहीं दिखी थी वो हमें? अब ये मत बोलना उस दिन छुट्टी पर थी। युग मन ही मन बड़बड़ाता है, अब इसे कैसे बताऊं, उस दिन भी वो मुझे मिली थी जब मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी आ रहा था। पर देखा जाए तो कछुए का कहना ठीक ही है, ये यामिनी हमेशा मुझे ही क्यों मिलती है, मेरे दोस्तों को क्यों नहीं मिलती। युग यामिनी के बारे में याद करते हुए कहता है, अगली बार जब यामिनी मिलेगी तो उसे अपने दोस्तों से जरूर मिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये यामिनी गई कहाँ है? एक दो दिन से उसका कुछ अता पता ही नहीं है। उसकी तबीयत ठीक भी है या नहीं? कछुआ युग से कुछ और पूछता उससे पहले ही बिंदु उस पर दहाड़ते हुए कहती है, बस कछुए बहुत सवाल पूछ लिए तूने युग से। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना तू टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। हम बात सौदाइन की कर रहे थे और उसे तू यामिनी पर ले आया। भला इन सब में यामिनी का क्या लेना देना? कहीं बिंदु कछुए पर शक न करने लग जाए, इसलिए कछुआ चुप हो जाता है। बिंदु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, देख युग, तुझे सौदाइनों के बारे में पता करना है ना, मैं बताती हूँ तू सौदाइनों के बारे में कैसे पता कर सकता है। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कैसे बिंदु? बिंदु जवाब देती है, मैंने सुना है कि ये जो सौदाइन होती है ना, इनके दोनों पैरों में से एक पैर के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। कायर बिंदु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तो बिंदु तुम क्या चाहती हो कि युग एक औरत के घर देखने जाए कि किस औरत के पैर के अंगूठे में नाखून है और किस में नहीं? बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कायर मेरी बात तो पूरी होने दो। यही फर्क होता है लड़के के और लड़कियों के दिमाग में। तुम लड़कों का दिमाग ना घुटनों में होता है, समझते ही नहीं हो किसी बात को आसानी से। कायर धीरे से बड़बड़ाता है, तुम लड़कियों को ढंग से समझाना ही कहाँ आता है जो हम समझे। अभिमन्यु कहता है, बिंदु तुम बताओ ना क्या बता रही थी। बिंदु झट से कहती है, तो मैं ये बोल रही थी कि 2-3 दिन में बांग्ला त्योहार शुरू होने वाला है, जिसकी कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। मतलब टेंट वेंट लगना, और हम सबको पता है बांग्ला त्योहार में बंगला मुड़ा और रौंका मुचा दोनों गाँव की औरतें भी आएंगी, तो बस वहीं पर देख लेना उनके पाँव। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो त्योहार में हमें अपने पैर ही दिखाने आएंगे, हम कैसे देखेंगे भला उनके पैर। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, अब इतना दिमाग मैंने लगाया तो थोड़ा दिमाग तुम भी लगा लो। सब कुछ क्या मैं ही बताऊंगी, मैंने मंजिल बता दी है, अब उसका रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, समझे। बिंदु सबसे बात कर ही रही थी कि तभी कांच की बोतल गिरने की आवाज सुनाई देती है। कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है, सब लोग चुप हो जाते हैं। पहले एक बोतल के गिरने की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते वो कांच की बोतल गिरने की आवाजें बढ़ती जा रही थी। वो आवाजें नीचे हॉल से आ रही थी। कछुआ डरते हुए कहता है, ये कैसी आवाजें हैं? युग आवाजों को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाजें तो नीचे हॉल से आ रही है। इसके बाद युग कुछ नहीं कहता, अपने कदम नीचे हॉल की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग के पीछे पीछे ही कमरे के सारे लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो दंग रह जाते हैं। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ओ तेरी, ये क्या हो गया? बिंदु भी हैरानी के साथ कहती है, ये सब किसने किया? हॉल का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। 4-5 शराब की बोतलें जो वो लोग कायर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आए थे वो टूटी पड़ी हुई थी। वहीं पर बिरयानी और चिकन भी रखा हुआ था जिसकी प्लेटें खाली थी। प्लेटों के अंदर बस हड्डियां बची हुई थी। वो सारा चखना जो वो लेकर आए थे फर्श पर बिखरा हुआ था। अभिमन्यु खाने की खाली प्लेटों को देखते हुए कहता है, ये क्या, ये हमारा खाना किसने खाया? कछुआ डरते हुए कहता है, और कौन हो सकता है, यक्षिणी होगी। कायर कछुए की बात से इनकार करते हुए कहता है, पागल हो रहे क्या, यक्षिणी कब से शराब पीने लगी? कछुआ हिचकते हुए कहता है, जब यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग कर सकती है तो शराब पीने क्या उसके लिए कोई बड़ी चीज है? वो देखो जरा फर्श पर, शराब की बोतल के कांच के टुकड़े तो हैं, पर फर्श पर जरा सी भी शराब नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, जो शराब हम लेकर आए थे उसे यक्षिणी पी गई। शराब पी तो पी, जो बिरयानी हम लेकर आए थे वो भी खा गई। अभिमन्यु चिकन की हड्डियों को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उससे पहले भी कहा था ना कि चिकन मत लाया करो, शैतानी शक्तियां जाग जाती हैं। ये उसी का असर है। मुझे तो लगता है कि यक्षिणी चाहती ही नहीं कि हम यहाँ पर कायर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, इसीलिए उसने ये सब किया है, अपना खौफ कायम रखने के लिए। युग अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। युग और उसके दोस्त हॉल में ये जायजा ले ही रहे थे कि यक्षिणी ने कितना नुकसान किया है, तभी एक बुढ़े के खांसने की आवाज सुनाई देती है। कायर कछुए से कहता है, अबे कछुए, ये तुझे बुढ़ा खांसी कब से हो गई? कछुआ झट से कहता है, पागल हो रहा है क्या, भला मुझे बुढ़ा खांसी क्यों होगी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। कायर हैरानी के साथ कहता है,
अगर तू नहीं खाता तो फिर कौन खाता? कायर ने इतना ही कहा था कि तभी फिर बुढ़े के खांसने की आवाज सुनाई देती है। युग और उसके दोस्त अभी अंदाजा लगा ही रहे थे कि बुढ़े के खांसने की आवाज कहाँ से आई थी कि तभी युग की नजर दरवाजे पर पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजे के बाहर वही बुढ़ा शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था जो उससे 2 बार मिल चुका था। युग उस बुढ़े को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे ट्रेन में और आज सुबह रोंकामुचा गांव में दिखा था, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग उस बुढ़े को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे ट्रेन में और आज सुबह रोंकामुचा गांव में दिखा था, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे ही उस बूढ़े की नजर युग पर पड़ती है और वो देखता है कि युग ने उसे देख लिया है, वो बूढ़ा वहाँ से भागने लग जाता है। युग उस बूढ़े के पीछे भागते हुए कहता है, अबे रुक, भागता कहाँ पर है? इतना कहकर युग उस बूढ़े के पीछे भागने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। युग के दोस्तों ने उस बूढ़े को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युग भाग क्यों रहा है। कछुआ युग को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, ये युग को क्या हुआ? इसने अचानक से भागना क्यों शुरू कर दिया? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ जवाब देता है, पता नहीं यार क्या हुआ इसे, चल कर देखते हैं। युग के दोस्त भी जल्दी जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाते हैं। इस तरफ वो बुढ़ा भागते हुए काला झाड़ी जंगल की ओर जाने लग जाता है। युग भी उस बूढ़े के पीछे पीछे ही भाग रहा था। ये एक हैरान करने वाली बात थी कि बूढ़ा होने के बावजूद भी उस बूढ़े के शरीर में युग के बराबर ही फुर्ती थी और वो अपनी पूरी जान लगाकर भागे जा रहा था। वो बूढ़ा भागते भागते काला झाड़ी जंगल के अंदर घुस जाता है। युग भी उसका पीछा करते हुए काला झाड़ी जंगल के अंदर घुस जाता है। वो बूढ़ा युग के आगे आगे भाग ही रहा था कि देखते ही देखते अचानक से काला झाड़ी जंगल के अंदर वो बूढ़ा गायब हो जाता है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो बूढ़ा सामने दिखाई नहीं देता है तो युग भागते भागते रुक जाता है और रुक कर हाँफते हुए कहता है, ये कमबख्त बूढ़ा कहाँ चले गया अचानक से? अभी तो यहीं पर था। युग अपने आसपास लगी झाड़ियों में बूढ़े को ढूंढने लग जाता है, पर वहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, जिससे युग पता नहीं लगा पा रहा था कि वो बूढ़ा कहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। युग झाड़ियों के आसपास उस बुढ़े को ढूंढ ही रहा था कि तभी कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उसने अंदाजा लगा लिया था कि जहाँ से आहट सुनाई दे रही थी वहीं पर वो बूढ़ा छिप कर बैठा हुआ था। वो अपने कदम हिलती हुई झाड़ियों के पास बढ़ा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि झाड़ी और तेज तेज हिलने लग जाती है। जब वो अपने हाथों से झाड़ियों को हटाता है तो देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक काली जंगली बिल्ली थी, जिसके दांतों में खून लगा हुआ था। पहले तो युग बिल्ली के नुकीले दांतों में लगा खून देखकर घबरा जाता है, पर जब उसकी नजर बिल्ली के पैरों के पास पड़ती है तो देखता है कि वहीं पर उसका शिकार पड़ा हुआ था। उसने कुछ देर पहले ही एक जंगली खरगोश का शिकार किया था, जिसे युग के आने से पहले वो खा रही होगी। युग उस बिल्ली को घिन भरी निगाहों से देख ही रहा था कि तभी झट से उसके पीछे से कोई हाथ पकड़ लेता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका हाथ और किसी ने नहीं, अभिमन्यु ने पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ युग से पूछता है, अरे युग, तो यहाँ पर क्या कर रहा है और एकदम से भागकर यहाँ पर क्यों आ गया? युग को जवाब देता उससे पहले कायर, कछुआ और बिंदु भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो तीनों भी भागते भागते थक गए थे। वो तीनों वहीं पर ठहर कर हाँफने लग जाते हैं। अभिमन्यु फिर युग से पूछता है, अरे बता ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युग अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, जिस ओर उसे लग रहा था कि वो बुढ़ा गया है। यार वो बुढ़ा, मैं उस बुढ़े का पीछा कर रहा था। कायर झट से पूछता है, कौन बुढ़ा यार? युग एक ही सांस में जवाब देता है, अरे वही बुढ़ा जो मुझे ट्रेन में और आज सुबह रोंकामुचा गांव में भी दिखा था। वही बूढ़ा ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर खड़ा हुआ था और मुझे देखकर भागने लग गया। मुझे तो लगता है उस बूढ़े ने ही हमारा खाना और वो शराब पी होगी, वरना इससे पहले भी तुम लोगों ने ग्रेवयार्ड कोठी में कार्यक्रम और चिकन खाया है, तब तो यक्षिणी ने कुछ नहीं किया, तो फिर अब क्यों करेगी? अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, यार वैसे युग की बात में पॉइंट तो है, पर वो बूढ़ा है कौन और उसने ये सब किया क्यों? अगर उसे भूख ही लगी थी और खाना ही खाना था तो मांग लेता, हम दे देते, मना थोड़ी करते। युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ यार वही तो समझ नहीं आ रहा कि वो बूढ़ा है कौन और उसने ये सब क्यों किया? कछुआ उस बुढ़े पर चिढ़ते हुए कहता है, इस बुढ़े को भी हमारा ही खाना खाना था। चलो खाना खाया तो खाया, साला पूरी शराब भी पी गया। इतने दिनों बाद तो कार्यक्रम जमा था, पर इस बूढ़े ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा मूड ऑफ कर दिया। इसी दिन ये मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोचा था आज रात फट्टे से पीऊंगा, पर साला एक बूंद तक गले से नीचे नहीं उतरी। लगता है सूखे गले से ही सोना पड़ेगा आज। अभिमन्यु कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार आज तो मैं नया ब्रांड लेकर आया था, इंडियन लॉन्ग का, पर उस बूढ़े ने सब खराब कर दिया। शराब पी तो पी, बोतल तक फोड़ मारी ताकि कोई उसको चख न सके। बिंदु अभिमन्यु और कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहती है,
यार तुम लोगों को जो करना है करो, पर पहले मुझे कोई घर पर छोड़ दो। अगर माँ के उठने से पहले मैं घर नहीं पहुंची तो मेरी खैर नहीं है। कायर समझ जाता है कि ये इशारा था कि बिंदु चाहती थी कि वो उसके साथ चले, वरना आज तक बिंदु ने कभी नहीं बोला था कि कोई उसे घर तक छोड़ दो। वो खुद ही अकेले चले जाया करती थी, चाहे दिन हो या रात। कायर इशारा समझते हुए कहता है, अरे मैं छोड़ देता हूँ ना। कछुआ बीच में कूद पड़ता है, मैं भी चलता हूँ। कायर बड़बड़ाता है, कबाब में हड्डी साला फिर आ गया। कछुआ कायर की बात सुन लेता है और मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? कायर बात को घुमाते हुए कहा, मैंने कहा तू लाते मारते मारते थक गया होगा ना, तो आराम कर ले थोड़ा। तुझे फिर मैं आकर बताता हूँ कि लाते कैसे मारी जाती हैं, और यदि नहीं तो फिर चल साथ में, मैं रास्ते में बता दूंगा तुझे सब कुछ कि लाते कैसे और कहाँ पर मारी जाती हैं। कछुआ कायर से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। वो समझ गया था कि यदि वो कायर के साथ गया तो रास्ते में उसकी खूब पिटाई होने वाली है, इसलिए वो मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं यार सही कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तू ही जा बिंदु को छोड़ने, मैं तो अपनी बर्चू को छोड़ने जाऊंगा अकेले। युग कायर से पूछता है, तू बिंदु के साथ अकेले चले जाएगा, फिर तू अकेले वापस तो आ जाएगा ना रात में? कायर बिंदु के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अरे युग वापस आने की जरूरत ही क्या है, 3-4 घंटे बाद सुबह तो होने ही वाली है। मैं वहीं पर रुककर बिंदु के साथ बातें करके उसके साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कायर अब चलोगे भी या नहीं चलोगे, या यहीं पर डिस्कस करते करते रात से सुबह कर दोगे? कायर हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। कायर और बिंदु वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही अभिमन्यु कहता है, चलो अब हम भी चलते हैं। अभिमन्यु कछुआ और युग ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। अभी उन्होंने 3-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि सिर्फ युग को यामिनी की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी यामिनी को बचाएंगे नहीं? मेरे पास आइए युग बाबू, मेरे पास आइए। यामिनी की आवाज सुनकर युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। युग को एकदम से रुकते हुए देखकर अभिमन्यु उससे पूछता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, मैंने यामिनी की आवाज सुनी यार। अभिमन्यु और कछुआ दोनों शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या कहा तूने? यामिनी की आवाज सुनी, और वो भी यहाँ? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ यार यामिनी की आवाज, वो मुझसे कह रही थी कि आप अपनी यामिनी को बचाएंगे नहीं, मेरे पास आइए युग बाबू। कछुआ हंसते हुए कहता है, तू पागल हो रहा क्या? यहाँ कहाँ से तुझे यामिनी की आवाज सुनाई दे जाएगी? चल तुझे दी तो दी, पर हमें उसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? जिस तरह यामिनी सिर्फ तुझसे मिलती है उसी तरह उसकी आवाज भी सिर्फ तुझे ही सुनाई देती है क्या? इतना कहकर कछुआ हंसने लग जाता है। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग ये कछुआ ठीक कह रहा है, मुझे भी किसी लड़की की आवाज सुनाई नहीं थी, हो सकता है तेरा कोई वहम हो। कछुआ युग के मजे लेते हुए कहता है, यार ये युग को तो बिना पिए ही नशे हो जाते हैं यार। दिन में अमोदिता के नाम की माला जपता है और रात में यामिनी की। वो फिल्म नहीं है क्या, घर वाली बाहर वाली? और इसके लिए है भी कुछ ऐसा ही, अमोदिता दिन वाली और यामिनी रात वाली। इसका भी ठीक चल रहा है, 2-2 लेकर बैठा है और यहाँ पर एक भी नहीं मिल पा रही है। इतना कहकर कछुआ अपने कदम वापस आगे बढ़ाने लग जाता है। उसके साथ ही युग और अभिमन्यु भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ते ही युग को फिर यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू, अपनी यामिनी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अपनी यामिनी के पास आइए, उसे बचाइए यहाँ से। पर युग को लगता है कि ये सब आवाजें उसका वहम है और कुछ नहीं, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और यामिनी की आवाज को इग्नोर करता रहता है। सुबह हो गई थी और सुबह के 10 बज रहे थे। इस तरफ रोंकामुचा गांव में वांगला उत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई। हमेशा की तरह इस साल भी वांगला त्योहार रोंकामुचा गांव में ही मनाया जा रहा था, न कि बंगला मुडा गांव में। गांव के मैदान में ही टेंट लगने शुरू हो गए थे। कुछ मजदूर टेंट लगा रहे थे तो कुछ मेला लगाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं कुछ महिला मजदूर भी थी जो मैदान की सफाई कर रही थी, जो कि गांव की ही औरतें लग रही थी। वहीं पर रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी भी खड़े हुए थे, जो उन काम करती महिलाओं को अपनी हवस भरी निगाहों से ताड़े जा रहे थे। रतनपाली झाड़ू लगाती एक महिला के वक्ष देखने की कोशिश करते हुए कहता है, भूपेंद्र मजा आ रहा है ना यहाँ पर? भूपेंद्र बख्शी उस औरत के बगल में जो दूसरी औरत झाड़ू लगा रही थी उसके वक्ष को देखने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ रतन बहुत मजा आ रहा है, मन करता है कि दिन भर यहीं पर खड़ा रहूं और ये सुहाना नजारा देखता रहूं। रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी दोनों औरतों को हवस भरी निगाहों से देख ही रहे थे कि तभी वो औरत अपनी नजरें ऊपर उठा लेती है और रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी की आंखें देखकर समझ जाती है कि उनकी निगाहें कहाँ पर थी। वो दोनों ही औरतें अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लग जाती हैं और झाड़ू लगाना बंद कर देती हैं। रतनपाली उसी वक्त उन दोनों को टोकते हुए कहता है, अरे क्या कर रही है, दिख नहीं रहा कितना कचरा पड़ा हुआ है? जरा अच्छे से झाड़ू लगा। झाड़ू लगाना भी नहीं आता क्या, या मैं हाथ पकड़ कर बताऊं कैसे लगाते हैं झाड़ू? गरीब होने के कारण वो दोनों औरतें रतनपाली की बात का कुछ जवाब नहीं देती हैं। उन्हें पता था कि पलटकर जवाब देने का सीधा मतलब था रतनपाली से दुश्मनी मोल लेना, और वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप झाड़ू लगाने लग जाती है। रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी उन दोनों को फिर से ताकने लग जाते हैं। कुछ देर तक वो दोनों औरतें झाड़ू लगाती रहती हैं, फिर वहाँ से जाने लग जाती हैं। जैसे ही वो रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी से थोड़ी दूर जाती है, पहली औरत गुस्से के साथ कहती है, इन दोनों बुढ़ों को देखो, शरीर में जान नहीं है और चले आते हैं औरतों पर चढ़ने। दूसरी औरत कहती है, सही कहा तूने,
औरतों को देखकर इन दोनों की लार तो ऐसे टपकती है कि पूछो मत। बुढ़ापे में जवानी छा रही है सालों को, और इस रतन पाली को तो कुछ ज्यादा ही छा रही है। जब देखो मुझे गंदी नजरों से घूरता रहता है। पहली औरत कहती है, जब वो अपनी बहू को नहीं छोड़ता तो हमें कैसे छोड़ेगा। मैंने सुना है इसका इसकी नौकरानी धनिया के साथ चक्कर चल रहा है। बताओ, बेटे को गुजरे अभी ढंग से 1 हफ्ता नहीं हुआ है और बाप है कि रंगरलिया मना रहे हैं। बताओ। दूसरी औरत कहती है, ये यक्षिणी इन कमीनों को अपना शिकार क्यों नहीं बनाती, कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ रही है इन्हें बुढ़ापे में। पहली औरत दूसरी औरत की बात से हामी भरते हुए कहती है, बनाएगी बनाएगी, अब वो लौट आई है ना। जिस दिन इन दोनों में से कोई उसके चंगुल में फंसेगा, देखना कैसे वो यक्षिणी इन्हें अपना शिकार बनाती है। मुझे तो लगता है अगला नंबर इन दोनों में से किसी एक का होगा। बड़ी वासना भर रही है इनके अंदर। वो दोनों औरतें बातें करते करते वहाँ से चली जाती हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्तों की नींद खुल गई थी और उठते से युग अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था। कछुआ और कायर उसी के बगल में लेटे हुए आराम कर रहे थे। अभिमन्यु हमेशा की तरह वॉशरूम में अपनी सिगरेट सुलगा रहा था। युग फोन पर मुस्कुरा कर बातें कर ही रहा था कि तभी अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कछुए से पूछता है, ये सुबह सुबह युग किससे फोन पर बातें कर रहा है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, और किससे करेगा, अपनी अमोरिता से करेगा। सुबह हुई नहीं कि हो गया ये शुरू। कछुआ कहता है, यार इसने तो मेरा कान खराब कर दिया है। क्या बताऊं मैं तुझे उसकी हरकतें। सुबह से इमरान हाशमी बना हुआ है, मोबाइल में इतनी पप्पी दे चुका है कि मोबाइल के अंदर की बैटरी के होठ फूल गए होंगे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार इसे सुबह होते ही क्या हो जाता है, कल रात तक तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगता। कछुए जाओ और जाकर किचन से तेल और बाती लेकर आए। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तेल और बाती, पर क्यों। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, युग पर किए गए टोने का पता लगाने के लिए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तेल और बाती पर क्यों। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, युग पर किया गया टोने का पता लगाने के लिए। कायर हैरानी के साथ कहता है, टोने का पता लगाने के लिए मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अभिमन्यु जवाब देता है, मतलब ये यार, क्या तुम्हें नहीं लगता युग को कुछ हो गया है। मुझे तो यही लग रहा है कि किसी ने इसे अमोदिता के नाम की मोहिनी दी है। युग फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ अमोदिता, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। कायर युग को देखते हुए कहता है, हाँ यार लग तो मुझे भी यही रहा है। ठीक है, कर ले फिर जो तुझे करना है, पर तू करने क्या वाला है। अभिमन्यु बात को घुमाते हुए कहता है, अरे बताता हूँ, पहले इस कछुए को तेल और बाती तो लेकर आने के लिए बोल। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, मैं क्यों लेकर आऊँ, तू ही लेकर आना। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे मैं लेकर आ जाता, पर मुझे मंत्र भी तो याद करना पड़ेगा ना, जो मैं भूल रहा हूँ। कछुआ झट से कहता है, कैसा मंत्र। अभिमन्यु बात को टालते हुए कहता है, मैंने कहा ना बताता हूँ, पर पहले जो बोला है वो लेकर तो आ। कछुआ बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ लेकर आता हूँ, पर पहले ये तो बता कौन सा तेल लेकर आना है। घासलेट का तेल तो नहीं लेकर आना है ना। अभिमन्यु जवाब देता है, पागल हो गया क्या, मुझे आग थोड़ी लगानी जो घासलेट का तेल लेकर आएगा। जाकर सरसों का तेल लेकर आ, साथ में 4-5 बाती भी, समझा। कछुआ कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ लेकर आता हूँ, तुम दोनों ना सारे काम मुझसे ही कराते हो, खुद तो कुछ करते ही नहीं हो। इतना कहकर कछुआ वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में जो सामान अभिमन्यु ने मंगवाया था वो लेकर आ जाता है। कछुआ सरसों का तेल और बाती अभिमन्यु के हाथ में थमाते हुए कहता है, अब बता क्या करने वाला है तू इसका। अभिमन्यु वो सामान अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, इससे मैं युग की नजर उतारने वाला हूँ। कछुआ कुछ और अभिमन्यु से पूछता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, और उससे क्या होगा। अभिमन्यु जवाब देता है, उससे होगा ये कि हमें पता चल जाएगा कि युग पर किसी ने कुछ किया है या नहीं किया। किया है इन द सेंस कि उसे किसी ने मोहिनी दी है या नहीं दी है। कछुआ पूछता है, और वो कैसे पता करेगा तू, इस सरसों के तेल और बाती की मदद से। वो सब तू बस देखते जा, मैं क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है और कछुआ जो अपने साथ 4-5 रुई की बाती लेकर आया था उनके अंत के छोर से दूसरी बाती के साथ लाइन में जोड़ने लग जाता है, जिससे करीब 30 सेंटीमीटर लंबी बाती बन जाती है। अभिमन्यु उस बाती को पूरी तरह सरसों के तेल में डुबोने लग जाता है। कायर उसी बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है। अभिमन्यु बात को काटते हुए कहता है, अभी तुम लोग मुझे बीच में टोको मत, बस जो मैं कर रहा हूँ उसे चुपचाप देखते रहो, समझे। कायर चुप हो जाता है। युग अभी भी अमोदिता से फोन पर बात कर रहा था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके आसपास क्या चल रहा था। जब बाती पूरी तरह से सरसों के तेल में भीग जाती है तो अभिमन्यु कहता है, अब युग के हाथ से मोबाइल छीनो और उसे सीधे चुपचाप बैठने के लिए बोलो। कछुआ युग की तरफ देखते हुए कहता है, जो कि अभी भी अमोदिता के साथ फोन पर लगा हुआ था, ये तो तूने बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया,
लगता नहीं है युग इतनी आसानी से मोबाइल छोड़ने वाला है। अभिमन्यु अपनी भौएं ऊपर नीचे करते हुए कहता है, अरे वो तो मुझे भी पता है, तभी तो तुम दोनों को करने के लिए बोला, ताकि मुझे उसकी लातें और घूंसे नहीं खाने पड़े। कायर बहाना बनाते हुए कहता है, ए युग जरा तेरा मोबाइल बता ना, मुझे बिंदु को फोन करना है। युग कायर की बात का कुछ जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कायर की बात सुनी ही नहीं थी। कायर फिर युग से बोलता है, अरे युग दिखा ना तेरा मोबाइल, मेरे मोबाइल का आज ही रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे बिंदु से कुछ अर्जेंट बात करनी है। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही कछुआ बीच में बोल पड़ता है, क्या क्या कहा? तेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, तुझे बिंदु से कुछ अर्जेंट बात करनी है? ये ले, तू मेरा मोबाइल लेना, कर ले बिंदु से जल्दी बात, वरना वो फिर से तुझसे नाराज हो जाएगी। कछुआ जैसे ही बात बोलता है, कायर और अभिमन्यु कछुए को गुस्से के साथ घूरने लग जाते हैं। कायर धीरे से बोलता है ताकि युग न सुन पाए, तो मैंने इतनी मुश्किल से बहाना सोचा था और तुमने एक ही झटके में उस पर पानी फेर दिया। तू ना हमेशा साले प्लान बर्बाद कर देता है। कछुआ अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे यार सॉरी यार, मेरी गलती हो गई यार, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तेरे पास दिमाग भी है, जो कोई बात तेरे दिमाग में बैठेगी भी। अभिमन्यु कायर और कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि तुम दोनों ना झगड़ना बंद करोगे और जल्दी युग के हाथ से उसका मोबाइल छीनोगे, या बाती का तेल अब उड़ जाएगा तब छीनोगे। कायर और कछुआ युग के हाथ से मोबाइल छीनने की कोई तरकीब सोच पाते उससे पहले ही बात करते करते अमोदिता का फोन कट जाता है। युग मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है, अरे ये क्या हो गया यार, फोन कैसे कट गया? शिट, बैटरी खत्म हो गई। अरे इतना अच्छा खासा अमोदिता और मेरी बात चल रही थी, वो कब करेंगे, पर बैटरी ने हैंड बग पर धोखा दे दिया। कायर बड़बड़ाता है, अब आधी रात से मोबाइल से चिपके रहेगा तो बैटरी तो खत्म होगी ही ना। कछुआ समझ जाता है यही सही मौका है युग के हाथ से मोबाइल लेने का। कछुआ बड़े ही प्यार से युग को अपनी बातों में फिसलाते हुए कहता है, अरे युग तेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई ना, ला मैं अभी तेरा मोबाइल चार्ज कर देता हूँ, जैसे ही चार्ज हो तो फिर अपनी अमोदिता से बात कर लेना। युग झट से कछुए के हाथ में मोबाइल थमाते हुए कहता है, हाँ जल्दी से लगा दे कछुए, यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है अमोदिता से बात किए बगैर किसी भी चीज में। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, लगता है आज किस्मत भी अपने साथ ही है। कछुआ युग के हाथ से मोबाइल ले लेता है और उसे चार्ज पर लगाने लगता है। अभिमन्यु युग से कहता है, युग ऐसे बेड पर अपने पैर नीचे करके बैठे रहना। युग झट से पूछता है, पर क्यों? अभिमन्यु मन ही मन सोचने लगता है, अब क्या बताऊं मैं इसे, तो बता दिया कि टोने का पता करने के लिए कर रहा हूँ तो कभी नजर नहीं उतारने देगा, क्या बहाना बनाऊं मैं? अभिमन्यु कुछ सोच ही रहा था कि वो क्या जवाब दे, तभी कछुआ फिर कहता है, वो युग अभिमन्यु ना तेरी नजर उतार रहा है ताकि तुझे और अमोदिता को किसी की नजर ना लगे, तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सही सलामत रहे। कायर बड़बड़ाता है, वाह क्या बहाना बना है। कछुए की बात सुनकर युग खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे थोड़ी देर किया, मैं तो दिन भर ऐसे ही बैठे रह सकता हूँ अमोदिता के लिए। अभिमन्यु उस लंबी सी बाती को पकड़ता है और युग से कहता है, युग अब मेरी आंखों में देखते रहना और कुछ देर के लिए कुछ मत बोलना, ठीक है? युग हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु बाती से युग का उतारा उतारते हुए कहता है, ओम नमो नजर जहाँ पर पीर न जानो, बोल छल सो अमृत बानी, कहूँ नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठोर तो ही कौन बताई, कौन जात तेरी कहाँ ठाम, किसकी बेटी क्या तेरो नाम। इतना बोलकर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। अभिमन्यु दूसरी बार युग के चेहरे पर से रुई की बाती घुमाते हुए कहता है, कहाँ से उड़ी कहाँ की जाया, अभी बस कर ले तेरी माया, मेरी जात सुनो चितलाए, जैसी हो सुनाओ आए। इतना कहकर अभिमन्यु का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाता है और वो तीसरा आखिरी बार उतारा उतारते हुए कहता है, जाको दोष ताही से पड़े, जाहर पीर नजर दे रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। जैसे ही अभिमन्यु का मंत्र पढ़कर खत्म होता है, वो जल्दी से युग के पास से उठता है और फुर्ती के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। अभिमन्यु के पीछे पीछे ही कछुआ और कायर भी जाने लगते हैं। युग वहीं बिस्तर पर बैठे रहता है। अभिमन्यु वो बाती लेकर किचन में आ जाता है। अभिमन्यु गैस ऑन करता है और फिर से कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए वो बाती गैस पर रख देता है। कछुआ अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु ये तो क्या कर रहा है? अभिमन्यु को जवाब नहीं देता है, बस बाती को चुपचाप जलते हुए देखते रहता है। जब बाती पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है तब अभिमन्यु बोलता है, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, युग को कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, मेरा शक सही निकला। कछुआ और कायर अभिमन्यु को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरते रहते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि अभिमन्यु कहना क्या चाहता था। अभिमन्यु उनके फेस के एक्सप्रेशन देखकर ये सब समझ जाता है और कहता है, देखो यार, अभी अभी ना मैंने युग की नजर उतारी थी और तुमने देखा ना, जब मैंने सरसों के तेल की बाती जलाई तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई, वरना आमतौर पर हम जब ऐसा करते हैं तो स्मेल जरूर आती है। ये संकेत है कि युग को या तो किसी की नजर लगी है या युग के ऊपर किसी ने जरूर कुछ ना कुछ तो किया है। कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ यार, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। कायर फिर बड़बड़ाता है, नोटिस करेगा कैसे? नोटिस करने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए ना।
कछुआ ये बात सुन लेता है और कहता है, क्या कहा तूने? कायर बात को बदलते हुए कहता है, मैंने ये कहा कि हमें ये तो पता चल गया है कि युग को किसी की नजर लगी है या उस पर टोना किया है, और ये नजर और टोना तोड़ेंगे कैसे? अभिमन्यु जवाब देता है, देखो अगर युग को किसी की नजर लगी होगी तो वो तो अभी जो मैंने टोटका किया है उसी से उतर जाएगी। कछुआ बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, और अगर किसी ने टोना किया होगा तो? अभिमन्यु उदासी के साथ जवाब देता है, यार अगर टोना किया होगा तो वो तो पता नहीं कैसे उतरेगा। कायर बिचकते हुए कहता है, बताने का क्या मतलब है? अब नजर उतारनी आती है तो टोना भी उतारना तुझे ही आता होगा ना? अभिमन्यु जवाब देता है, तूने मुझे क्या कहीं का बाबा बाबा समझ रखा है क्या, जो मुझे सब करना आता होगा? कायर अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तो फिर ये नजर उतारनी कैसे आती है तुझे? अभिमन्यु फटाक से जवाब देता है, अरे ये सब तो मैंने अपनी माँ को देखते देखते सीखा है। वो बचपन में जब भी मुझे नजर लग जाया करती थी तो माँ ऐसे ही मेरी नजर उतारा करती थी, तो मैंने भी सीख लिया। कछुआ कहता है, ना सही में अभिमन्यु है महाभारत का, मुझे चक्रव्यूह में घुसना तो आता है पर ये नहीं पता कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, सोच अभिमन्यु, कुछ सोच, वरना मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये युग अमोदिता के प्यार में पागल ना हो जाए। अभिमन्यु अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, हाँ यार सोचता हूँ मैं कुछ, ये युग पर किया गया टोना कैसे तोड़ना है, और मेन बात कि उस पर ये अमोदिता का नाम का टोना किया किसने है। इस तरफ हवेली के अंदर खाने की तैयारी हो रही थी। अमोदिता किचन के अंदर भिंडी काट रही थी तो वहीं पर रजनी कुकर में चावल धो रही थी। भिंडी काटते वक्त अमोदिता युग के ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो युग के साथ शादी की प्लानिंग करने लग गई थी। वो सोच रही थी कि शादी में वो किस रंग का किस डिजाइन का लहंगा पहनेगी, खाने के मेन्यू में क्या क्या रखेगी। पानी पूरी तो होनी ही चाहिए जो कि उसकी फेवरेट थी। रजनी चावल धोते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, ये जानकी भाभी तो कुछ करती नहीं है, जब देखो उस पागल वंदना के साथ बैठी रहती है, उसकी देख रेख करती रहती है, ये जानते हुए भी कि उस पागल का कुछ नहीं होने वाला, वो पागल की पागल ही रहेगी, कभी ठीक नहीं होने वाली। वो तो हम हैं जो कर देते हैं घर के सारे काम, अगर हम नहीं होते तो कौन करता? नौकर रख सकते हैं पर पता नहीं नौकर क्यों नहीं रखते, रखेंगे क्यों, हम जो है ना उनके नौकर। यही सब ताने देते हुए रजनी चावल धो रही थी कि उसे अमोदिता की चीख सुनाई देती है। अमोदिता की चीखने की आवाज सुनकर रजनी चावल धोना छोड़ देती है और झट से उसके पास जाकर हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ, तू चीखी क्यों? अमोदिता अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, वो मैं भिंडी काट रही थी तो मेरी भिंडी काटते काटते गलती से उंगली कट गई। अमोदिता की उंगली से खून बह जा रहा था जिसे उसने दूसरे हाथ से दबा कर रखा था। रजनी अमोदिता की उंगली देखते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तुझसे ना एक काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं तेरा क्या होगा। इतना कहकर रजनी दूसरे कमरे में जाती है, जल्दी से एंटीसेप्टिक लिक्विड और बैंडेज लेकर आती है और अमोदिता की उंगली पर लगाने लग जाती है। रजनी अमोदिता की उंगली पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाते हुए कहती है, ऐसे कैसे काट रही थी भिंडी, ये अपनी उंगली काट बैठी। अमोदिता मन ही मन सोचती है, अब माँ को कैसे बताऊं कि मैं अपने युग जी के साथ शादी के सपने देख रही थी। रजनी बोल पड़ती है, बड़े कम सपने देखा कर, अभी कुछ हुआ नहीं है, शादी की तैयारियां पहले ही करने लग गई। अमोदिता फिर मन ही मन में सोचने लग जाती है, माँ को कैसे पता कि मैं युग जी के साथ शादी की तैयारी के बारे में सोच रही थी, और कल रात को भी माँ को पता चल गया था कि मैं संदूक के पीछे छुपी हुई हूँ, और ये भी कि मेरे मन में क्या चल रहा था, आखिर कैसे? रजनी अपनी नजरें मटकाए हुए कहती है, तू भूल रही है मोदिता, मैं एक सौदाई हूँ और सौदाई ने सब कुछ जानती है। तू ये छोड़ और ये बता, युग के साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ? माँ कैसे होता, कुछ होने ही वाला था कि तभी झोपड़ी के अंदर पापा और बल्लू काका तो टपक पड़े थे। आपको बताया तो था ना। हाँ मैं भूल गई थी, तेरे पापा भी ना, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है और ना ही दूसरे को कुछ करने देते। रजनी अमोदिता की उंगली पर बैंडेज लगाते हुए कहती है, अमोदिता तुझे जल्द से जल्द युग के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा, समझी? तभी तेरी उससे शादी होगी, वरना नहीं हो पाएगी। हाँ माँ मैं समझ गई, चल अब जल्दी जल्दी सब्जी काट, अगर खाना बनाने में देर हो गई तो तेरे फूफा जी फिर गुस्सा करेंगे। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ वो तो मैं काट लूंगी, पर एक बात बताओ ना। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है, तो यही पूछना चाहती है ना कि मुझे तेरे मन की बात कैसे पता चलती है? हाँ माँ प्लीज बताइए ना, प्लीज माँ बताओ ना। अमोदिता रजनी के सामने बार बार जिद करने लग जाती है और आखिर में रजनी अमोदिता की बात मान ही जाती है और कहती है, ठीक है, इतना पूछ रही है तो मैं आज तुझे बता ही देती हूँ कि मुझे तेरे मन की बात कैसे पता चलती है। हाय मैं हूँ आरजे आकृति। नाज के घर पे कुछ मिसहैपनिंग होने की वजह से कुछ दिनों तक वो ये शो नहीं कर पाएंगी, तो कल से कुछ दिनों के लिए ये शो उनकी जगह पे मैं करूंगी। उम्मीद करती हूँ जितना प्यार आपने नाज को दिया उतना ही प्यार आप मुझे भी देंगे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।